जय गुरु जी, कैसे हैं गुरु जी आप? सारी संगत जितने भी लोग सुन रहे हैं, तहे दिल से शुकराना और जय गुरु जी। सारी संगत के साथ-साथ जितने भी सेवादार हैं, जहाँ से भी हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुकराना करूँगी। थैंक यू सो मच। मेरी मेरे स्टा और संगत जी मैं आगे-पीछे मेरे शायद सत्संग हो जाएँ बट जो-जो मुझे याद आता जाएगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी। शुरुआत मेरी हुई 2004 या 5 से। मैं दिल्ली पढ़ने आई। मैं जिनके यहाँ रहती थी, उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि स्तुति हमारे साथ चलोगी गुरुजी आए हुए हैं। मुझे कुछ नहीं पता कौन गुरुजी, क्या है? बट मुझे इतना पता था कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पे पूजा-पाठ थी। मेरी दादी और नानी दोनों के घर में बहुत पूजा-पाठ होती थी। तो हमें यही बोला जाता था कि कुछ नहीं कर सकते, बचपन में छोटे हो, ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं कर सकते, तो जाके सूरज को जल दे दो, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दो, तुलसा जी को जल दे आओ। ये 3 काम तो कर ही सकते हो। तो मैंने कभी मना नहीं करा, मैंने कहा, "हाँ जी आंटी, मैं चलूँगी, कोई दिक्कत नहीं है।" अब मैं उनके साथ बैठी कार में और वो गुरुजी की उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। मैं चुपचाप सुनती गई, सुनती गई। फिर बीच में मेरे को लगने लगा मैंने कहा गुरुजी इंसान ही होंगे ना, इन्होंने तो रब ही बना दिया। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैं चुपचाप सुनती चली गई उनकी बातें। तो मुझे ज़्यादा याद नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यंग थी और मेरी टीनेज चल रही थी संगत जी। जो-जो मुझे याद है वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझे रास्ते में एक श सत्संग सुनाया कि स्तुति तुम्हें पता है गुरुजी तो इंडिया के इंडिया बाहर के लोगों को भी तार देते हैं। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा बढ़ गया। मैंने कहा आंटी बाहर के लोगों को तार देते हैं मतलब? तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कोई फॉरेनर आंटी हैं, जो बाहर विदेश में रहती हैं। गुरुजी उनसे टेलीपैथी में बात करते हैं और वो गुरुजी से मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, "गुरुजी मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं कैसे करूँ?" तो गुरुजी ने उनको बोला, "तो आजा इंडिया, प्लेन पकड़ और आजा।" मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। मैंने कहा, "अच्छा।" मैंने कहा, "आंटी फिर?" कहती, "वो इंडिया आई।" तो मैंने कहा, "आंटी इंडिया आके फिर वो कैसे मिली गुरुजी से?" तो उन्होंने कहा कि वो गुरुजी को नहीं मतलब उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने कभी वो गुरुजी से कभी नहीं मिली थी, सिर्फ़ पूजा-पाठ के थ्रू टेलीपैथी होती थी और गुरुजी उनको जाके दर्शन देते थे। तो गुरुजी ने उनको बोला एयरपोर्ट पे कि आप कोई टैक्सी पकड़िए और जो-जो मैं बताता जाऊँ आप वैसे-वैसे आते जाइएगा। उन्होंने टैक्सी ली और जो-जो गुरुजी बोलते गए दाएँ, राइट जो भी राइट लेफ्ट करते हुए वो पहुँच गईं और उन्होंने गुरुजी के दर्शन करे। संगत जी ये सत्संग सुन के मैं इम्प्रेस तो बहुत ज़्यादा हो गई बट मुझे ये लगा कि ये कुछ ओवर हो गया क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो मुझे लगा कि सारी चीज़ें मैं आंटी से सुन लेती हूँ और जाके जो मेरी रूम पार्टनर थी उसके साथ हम लोग मैं शेयर करूँगी तो हमें एक अच्छा टॉपिक मिल जाएगा, अपना एक टाइम स्पेंड करने का, हँसी-मज़ाक का। आई सेड ओके आंटी। उसके बाद मैं मतलब वो लोग छतरपुर रुके, छतरपुर में सबको पता ही होगा जो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे देवी जी का मंदिर है, हमने वहाँ पे माथा टेका, उसके बाद हम गुरुजी के जहाँ गुरुजी आए हुए थे, कहाँ आए हुए थे ये मुझे नहीं पता बट मुझे ये पता है कि गुरुजी ने चोला पहना हुआ था जिस पे मेपल लीव्स हैं बनी हुई। जैसे ही मैं अंदर एंटर करने लगी, मेरे दिल की धड़कन मुझे बुरी तरह से सुनाई मेरे कानों तक देने लगी और मेरे हाथ-पैर हिलने लगे। तो मैंने ये सोचा कि हम जब महापुरुषों से मिलते हैं, वो बहुत सच्चे होते हैं, है ना? तो मेरे को ये लगा कि वो बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, गड़बड़ें करते रहते हैं। किसी के बारे में मज़ाक कर दिया, किसी के बारे में गलत कर दिया। तो शायद ये एक रीज़न है कि मुझे मेरी दिल की धड़कन मतलब डर लग रहा है बेसिकली, इसलिए मुझे ऐसा सुनाई आ रहा है। वो वक़्त आया जब मैं गुरुजी को सामने बैठे हुए देखा और मुझे रास्ते में अंकल ने कहा, जो अंकल आंटी मुझे लेके जा रहे थे, कहते स्तुति तुम एयर होस्टेस के लिए आई हो, तुम देखना गुरुजी तुम्हारे काम ऐसे ही बना देंगे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे बना देंगे? उन्होंने कहा आपकी ना एयरलाइंस में जॉब लग जाएगी, गुरुजी के दर्शन करके। मैं इतनी वो हो गई मैंने कहा अरे अंकल ऐसा हो जाता है कि हाँ, हाँ, जो माँगो गुरुजी से गुरुजी तो दे देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है हम यही बात कर लेंगे कि हाँ, स्तुति कर लेना।
मैं जैसे ही गुरुजी के लिए गुरुजी को देखा, सब वहाँ पे सेवादार सारे जितने भी संगत थे, गुरु परिवार अपना, सब गुरुजी के कोई आस-पास खड़ा था, कोई माथा टेक रहा था। जब मेरी बारी आई गुरु संगत जी माथा टेकने की, तो मैंने माथा टेका। माथा टेक के जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैं उठ ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे किसी ने रोक लिया और सच बताऊँ तो मुझे गुरुजी के ढंग से दर्शन भी नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लगा शायद मेरी आईज़ वीक हैं, इस वजह से मैं शायद गुरुजी के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। फिर मुझे कोई सेवादार अंकल आते हैं, उन्होंने मेरे को इशारों में बोला कि उठिए, जाइए, पीछे लाइन लगी हुई है। तो मुझे लगा शायद इंसल्ट हो गई क्योंकि बहुत यंग थे, तो मैं अपनी अ, आवाज़ में बोली हिल्लाते हुए क्योंकि मेरी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं जा रही थी। मतलब जैसे हम बात करते हैं, वो नहीं थी। गुरुजी के सामने मेरी आवाज़ अटक-अटक के जा रही थी, तो मैंने अटक-अटक के बोला, "मुझे इनसे बात करनी है।" और मैं बात भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता है कि सारी चीज़ें मैं गुड़, 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 गुड़ कर गई। तो उन्होंने कहा क्या करनी है? तो जो अंकल मुझे साथ लेकर आए थे उन्होंने कहा कि इन्हें स्तुति को ये बोलना है गुरुजी को कि एयरलाइन्स में जॉब लग जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, गुरुजी कह रहे हैं लग जाएगी, साथ बाहर मोमबत्ती आप जला दें। तो ये कह के बात खत्म हुई, हम लोग आके बैठ गए। तो मैंने अंकल आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं तो पैसे ही नहीं लाई, मुझे पता भी नहीं, तो मैं कैंडल कैसे लूँगी, कैसे होगा? तो आंटी बोली, अरे स्तुति सब हो जाएगा, आप बेफ़िक्र रहो। अब मुझे ये भी याद नहीं अंकल ने मुझे बोला मैं लेकर आता हूँ। मुझे ये भी याद नहीं है संगत जी कि मैंने कैंडल जलाई कि नहीं जलाई। इतनी देर में अनाउंसमेंट हुआ कि लंगर प्रसाद कर लीजिए। मुझे चाय पीना बहुत पसंद था। चाय प्रसाद आया और वो चाय पी के मैं ऐसी निहाल हुई हूँ कि मुझे आज तक वो चाय अगर मुझे मतलब बहुत अच्छा टेस्ट था उस चाय का। चाय पी, वहाँ पे आंटी मुझे और अपनी सुनाने लगी, मैं चुपचाप सुनती रही। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग घर आए। घर आके मैंने अपनी रूम पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उसने कहा इंटरेस्टिंग, अगली बार जब हम जाएँगे अगली बार जब जाओ तो मुझे भी बता देना, मैं भी चलूँगी। ऐसे ठीक है। थोड़ा-सा टाइम बीता संगत जी, फिर आंटी ने मुझे बोला कि स्तुति गुरुजी सुल्तानपुर के किसी फार्म हाउस पे आए हुए हैं और तुम चलना। तो ये बात है रात की और जाना हमें था सुबह, ऐसा था कुछ। तो मैंने कहा, "हाँ जी आंटी, शाम को हम लोग तैयार हो जाएँगे और हम आपके साथ चलेंगे।" कहती, "ठीक है स्तुति।" संगत जी, मेरे दिमाग में कोई एक बात अटकी हुई थी, जो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल है और जबकि पर्सनल कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। तो मुझे लगा शायद मैं अंकल आंटी के साथ तो चली ही जाऊँगी उन्हें बिना बताए। मैं सुबह चली गई, अपने एक फ्रेंड को लेके। और वहाँ गए तो बाहर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हाई। तो मैंने बोला कि मेरे को अंदर जाना है, गुरुजी से मिलना है। उन्होंने कहा नहीं मिल सकते, आवर्स ही नहीं है मिलने के। तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि पता कुछ था नहीं। मैंने कहा आवर्स नहीं है मिलने के? फिर भी मैंने ज़बरदस्ती मैंने कहा नहीं, नहीं हम गुरुजी को जानते हैं, आप दरवाज़ा खोलिए, हमें मिलना है। चलिए उन्होंने सिक्योरिटी ने खोल दिया, हम अंदर चले गए। मुझे थोड़ा-सा अभी भी याद है कि हम आगे बढ़ ही रहे थे कि किसी ने बताया गुरुजी उस दिशा में बैठे हुए हैं वहाँ अंदर। मैं अपने फ्रेंड के साथ अंदर जा ही रही थी कि सफ़ेद कुर्ते-पजामे में कोई सेवादार अंकल आते हैं और वो मुझे रोकते हैं, सिर्फ़ मुझे ही कि, "क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ पर?" तो मैंने कहा, "वो मुझे गुरुजी से मिलना है।" कि, "गुरुजी नहीं मिलेंगे आज किसी से।" तो मैंने कहा, "नहीं, आप ऐसे मत कहिए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, बस मैं बात करके चली जाऊँगी।" तो उन्होंने कहा फिर से उन्होंने मुझे वही रिपीट करा कि, "नहीं मिलेंगे गुरुजी, बताया ना आपको।" मैं फिर अपनी इज़्ज़त पे मैंने कहा क्योंकि मुझे लगा कि मैं बाहर से दरवाज़ा खुलवा कर आ गई हूँ, तो मैं आगे भी मिल ही लूँगी शायद से। तो मैंने उनको बोला मैंने कहा नहीं मैं गुरुजी मुझे जानते हैं और मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने इतनी बुरी तरह से मुझे फटकार लगाया कि समझ में नहीं आता? गुरुजी नहीं मिलेंगे और आप वापस जाइए जहाँ से आए हैं। मेरी फ्रेंड मुझे बोलने लगी कि छोड़ना स्तुति, फालतू में मतलब डाँट और पड़ गई है, चलो यहाँ से। मैंने उसकी बात तो मान ली संगत जी, मुझे बहुत ईगो पे लगी। मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं था, बट मुझे रूल्स नहीं पता थे। और जैसे ही मैं मुड़ी संगत जी, मैंने गुरुजी को अंदर से अपने मन में कहा, मैंने कहा अब नहीं आऊँगी। अब जब आपने बुलाना होगा ना, आप ही बुलाइएगा, मैं नहीं आऊँगी। और ये कह के मैं चली गई। मैं गई अपने अंकल आंटी जहाँ हम रहते थे, वहाँ पे मैं पहुँच गई। वो लोग बहुत एक्साइटेड, "चलो, चलो, चलो बच्चों चलो, शाम हो गई है, टाइम से निकलना है, गुरुजी से मिलना है।"
मेरा बहुत मुँह उतरा हुआ, तो मुझसे बोली, "स्तुति तुम तैयार नहीं हुई? चलो बेटा।" तो मैंने कहा, "आंटी मैं नहीं जाऊँगी।" तो मुझसे बोली, "क्यों, क्या हो गया? कल तक तो था कि हम चलेंगे, चलेंगे।" तो मैंने कहा, "नहीं आंटी मुझे नहीं जाना।" मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया संगत जी। आंटी कुछ बोले नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगा कि स्तुति ये कोई बात नहीं होती है, चलो एनीवेज़। मेरी रूम पार्टनर चली गई कि मैं देख कर आती हूँ, तू टेंशन मत ले, आज मैं सारी बातें लपेटूँगी और फिर हम रो रात को बात करेंगे और हँसी-मज़ाक करेंगे। वो चली गई संगत जी, मन मेरा लगा नहीं, सारी रात जब तक वो लोग आए नहीं। जैसे ही वो लोग रात को आते हैं, तो मेरी जो रूम पार्टनर थी वो मुझसे बोलने लगी, "अरे स्तुति क्या लंगर प्रसाद, क्या चाय, तुम मानेगी नहीं बहुत मज़ा आया।" मेरा दिमाग सिर्फ़ इतना ही कि गुरुजी मिलने आए थे क्या? क्यों आया मेरे को समझ में नहीं आया दिमाग में। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अच्छा, फिर उसने बोला अरे एक चीज़ और, पता है क्या था? क्या मज़े का केक था वहाँ पे। तो हो सकता है गुरुजी उस दिन गुरुजी का संगत जी गुरुजी का बर्थडे हो। तो मैंने कहा अच्छा कि केक मैंने कहा केक भी था? कहती हाँ। तो मैंने कहा चलो वो बात तो सब सही है। मैंने कहा एक बात बताओ गुरुजी मिलने आए? तो मुझसे बोली हाँ, गुरुजी के तो मैंने दर्शन ही नहीं करे, गुरुजी तो आए नहीं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता जब आप गुरुजी को जानते ही नहीं, तो आपको क्या मालूम गुरुजी आए कि नहीं आए? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आंटी ने किसी सेवादार अंकल से पूछा कि अब हमें गुरुजी के दर्शन करने, गुरुजी बाहर कब आएँगे? तो हम गुरुजी के दर्शन कर पाएँ। तो सेवादार अंकल क्योंकि मैं आंटी के बराबर में ही खड़ी थी, तो सेवादार अंकल ने कहा आज गुरुजी किसी से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज गुरुजी का एक भगत गुरुजी से बिना मिले चला गया। सॉरी संगत जी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। उस टाइम पे संगत जी मुझे ये बात ज़्यादा नहीं लगी। मुझे लगा कहने की बातें हैं। लेकिन आज मैं सोचती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरुजी नहीं महाशिव हैं। सृष्टि उन्होंने बनाई सब कुछ उनका और मेरी औकात क्या। फिर उसके बाद संगत जी मैं सब कुछ भूल गई। मेरे को बस इतनी तसल्ली हो गई कि अच्छा गुरुजी किसी से मिले नहीं, लेकिन इतना मेरे को ज़्यादा कोई खुशी नहीं हुई। उसके बाद सिलसिला मेरी लाइफ़ का चलता रहा। फिर मेरी और इसी बीच में मैं आपको एक और सत्संग मतलब इसी में क्या हुआ था जब मैं पहली बार गुरुजी से मिलने गई थी, तो जब हम घर आए तो मैंने आंटी को बोला मैंने कहा आंटी, जब मैं बैठी थी, तो मैंने ना गुरुजी को ढंग से मैं देख नहीं पाई, तो गुरुजी मुझे कहीं भी मिल जाएँगे तो मैं तो पहचान ही नहीं पाऊँगी। तो आंटी किचन में शाम का खाना बना रही थी, कहती है, "अरे स्तुति इसमें क्या है? लाओ मैं दिखा देती हूँ।" तो मैंने कहा, "आंटी दिखा दो प्लीज़।" तो आंटी अंदर गईं, अलमारी खोली और वो एक बहुत बड़ा चांदी का सिक्का लेकर आईं। उस बड़े से चांदी के सिक्के पे गुरुजी का सिर्फ़ फेस का स्वरूप था। मैं वो देख के मैं बड़ी पागल हो गई। मैंने कहा, "अरे वाह!" मैंने कहा, "ये तो बहुत ही सुंदर है आंटी।" तो मुझसे बोली, "हाँ, स्तुति बहुत सुंदर है और तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन नहीं हुए?" मैंने कहा, "आंटी मैं सच कह रही हूँ। शायद मेरी आइज़ वीक थी, इस वज़ह से शायद मैंने गुरुजी के दर्शन ढंग से कर नहीं पाई।" मुझसे बोली, "वो नज़ारा ही कुछ और था स्तुति, हम सब तो देख रहे थे। गुरुजी स अपने चेहरे पे हाथ रख के आपको देख रहे हैं और स्माइल पास कर रहे हैं और आप वहाँ से उठ ही नहीं रही हैं।" कह रही, "ये नज़ारा था और हम बड़े उससे देख रहे थे।" जब मैंने वो चांदी का सिक्का देखा ना संगत जी, वो चांदी का सिक्का देख के मेरे अंदर एक थोड़ा-सा लालच आ गया। मैंने कहा काश मुझे भी मिल जाता। ये मैंने अपने मन में सोचा और बस फिर क्योंकि यंग थे, खाया-पिया नीचे चले गए, मस्ती करी, सो गए। यहाँ पे ये सत्संग खत्म होता है एक। फिर मेरी ज़िंदगी चलती रही, कोई बात नहीं। फिर मेरी शादी हुई और मैं गुरुजी को पूरी तरह से भूल गई। लेकिन कहीं भी गुरुजी मुझे दिखाई देते, तो मुझे अंदर से लगता मैं इनसे कहीं मिली हुई हूँ। लेकिन पता नहीं चलता था कि क्या है क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई। शादी के बाद जैसे ही मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड और मुझे बोला कि जाके सवरवाल अंकल हैं, गुरुजी की ही संगत है, उनके यहाँ जाके चाबी ले आओ। पता नहीं कौन-सी चाबी लानी थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए, हम उनके घर घुसे। जैसे ही हम घर में घुसे तो गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने स्वरूप को देखा और मेरे हाथ जुड़े और मैंने कहा जय गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड कहते आप जानते हैं इन्हें? तो मैंने कहा नहीं। तो मुझसे बोले तो फिर नमस्ते क्यों करी? तो मैंने कहा पता है गुरुजी हैं। तो मुझसे बोले अच्छा और ना हुए तो? तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा आंटी से पूछ लेते हैं। आंटी आए,
सब्रवाल आंटी, तो मैंने कहा आंटी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूँ? कहती हाँ, स्तुति पूछो। मैंने कहा ये कौन है? मुझसे बोली हमारे गुरुजी हैं। बस इतना कहते ही मैं बड़ी मुस्कुराई और मैंने अपने हस्बैंड को एक ऐसा लुक दिया कि देखा हम सब जानते हैं। तो मैंने कहा देखा पता है मुझे गुरुजी हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने आप में कन्फ्यूज़्ड हो गई कि मुझे कैसे पता है ये गुरुजी हैं? क्योंकि मैं सारी चीज़ें संकट जी भूलती जा रही थी। मुझे कुछ याद नहीं रह रहा था। फिर उसके बाद जो मेरे हस्बैंड के फादर हैं, वो जीडी गोइंका में प्रिंसिपल थे। तो उनके थ्रू काफ़ी संगत घर पर आती थी, मतलब आना-जाना रहता था पेरेंट्स का काफ़ी। तो इधर मैंने संगत जी आपको याद है मैंने अभी बोला था कि मैंने गुरुजी को बोला कि काश मेरे पास भी चाँदी का सिक्का हो। उधर उसी टाइम स डिफरेंट उसमें कोई पेरेंट में जो गुरुजी के यहाँ पे आते-जाते थे, वो मेरे फादर इन लॉ से ऑफ़िस में मिले। उन्होंने वो सिक्का मेरे फादर इन लॉ को पकड़ाया। उतना बड़ा नहीं, छोटा है और उनको कहा कि ये हमारे गुरुजी ने आपको दिया है, आपके लिए भिजवाया है, आप रख लीजिए प्लीज़। मेरे फादर इन लॉ ने वो सिक्का लिया, आँखों से और माथे से लगाया और अपने वॉलेट में रख लिया। उनको भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। ये हुआ, फिर उसके बाद संगत जी हमारे घर में सत्संग काफ़ी टाइम बाद सत्संग शुरू होने लगे। कैसे हुए कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गई। वो बहुत ऊपर-नीचे सब कुछ होने लगा। सबसे पहले कि मुझे जो याद है, वो ये कि मुझे नींद नहीं आती थी रात में। 6 महीने से ज़्यादा मैं रातों में नहीं सोई हूँ। लेकिन ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट हाँ, मुझे पता था कि मुझे कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। वो हर हर किसी घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और उस टाइम पे ये बात मैं बता रही हूँ आपकी, मेरा बेटा भी पैदा हो चुका था। 2012 के बाद की बात है ये। तो उस मेरे फादर इन लॉ एक दिन आए और मुझसे कहते हैं और मेरी मदर इन लॉ को कि चलो, चलो एक गुरुजी का मंदिर है, हम वहाँ चलते हैं। हम लोग वहाँ गए। अंदर घुसी हूँ गुरुजी बड़े मंदिर। बड़े मंदिर का जो गुरुजी का पहला ही वो है, गणेश जी की दर्शन करते हैं, उसके बाद अंदर हम जाते हैं। वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा पता नहीं मैं कहाँ जो बिछड़े हुए थे ना, वो मिल गए और मैंने आँखों से मेरे आँसू बहने लगे और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जितनी भी जैसे कहते हैं ना कि बच्चा किसी के घर आया है और शुरू हो जाता है इसने ऐसे करा, इसने ऐसे करा, तो मैं इतना अपने मन में ही बोलने लगी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। मैं क्या करूँ? ये है, वो है। बहुत कुछ अच्छा बोला, बहुत कुछ बुरा बोला और दर्शन करके बाहर वापस आ गए। जैसे ही बाहर वापस आई कार में बैठी तो ऐसा लगा जो सिर इतना हमेशा भारी-भारी रहता था, हेवी जैसे मैंने कोई लगेज उठा रखा होगा, वो किसी ने टोकरा उठा के अपने पास रख लिया है। इतना हल्का मेरे को लगा। फिर उसके बाद संगत जी अ, घर पे सर्वज्ञ मतलब मेरे हस्बैंड के फादर के पास फ़ोन आने लगे, संगत के कि और वो जानते थे एक-दूसरे को बहुत पहले से, लेकिन कभी किसी ने भी गुरुजी के जब सत्संग करते थे, किसी ने नहीं बुलाया। बट जब गुरुजी को बुलाना होता है, तब तो फ़ोन आया, फ़ोन पे उन्होंने कहा कि सर आप आ जाइए, गुरुजी का सत्संग हमारे घर पे रखा हुआ है। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा ठीक है। तो हमारे लिए सत्संग मतलब ऐसा था जैसे किसी के यहाँ पे वो देवी जी की हम पूजा करते हैं या फिर जागरण होता है, इस टाइप का। तो हमें पता ही नहीं था। फिर उनका दोबारा फ़ोन आता है कि संगत सर स्तुति को लाना मत भूलिएगा क्योंकि ये कॉल स्तुति की है। गुरुजी स्तुति को बुला रहे हैं। और मैं घर पे अकेले थी। हम डीएलएफ फेज़ 4 गुड़गाँव और डीएलएफ फेज़ 5 गुड़गाँव हमारा घर है। तो मैं 5 में रह रही थी। तो मेरे फादर इन लॉ का कॉल आता है कि स्तुति बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हम तुम्हें पिक करने आ रहे हैं, क्योंकि एक अंकल हैं, उनके यहाँ पे सत्संग है। तो मैंने कहा मेरा संगत जी किसी से मिलने का मन वगैरह नहीं करता था, तो मैंने कहा नहीं आप लोग चले जाओ, मेरा कोई मन नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे नहीं बेटा उन्होंने स्पेशली तुम्हें बुलाया है। तो मुझे मेरे फादर इन लॉ का नेचर सबका पता होता है। तो मुझे भी उनका पता था, तो उनको ये रहता था कि हमेशा पूरी फैमिली घूमने साथ में जाए, है ना? साथ में एन्जॉय करें। तो मुझे लगा शायद इस तरह उनके दिमाग में हो रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया कि वो कह रहे हैं, तो तुम आ जाओ। तो मैंने कहा, "अरे! मुझे आपका पता है, आप ऐसे ही कह रहे हो, तो अब मैं नहीं आने वाली हूँ।" मैंने कहा, "आप लोग चले जाओ, मेरा कोई मूड नहीं है सच में।"
तो उन्होंने कहा नहीं स्तुति हम तुम्हें साथ लेके ही जाएँगे क्योंकि उनका ऐसे हम पे हमारे पे मैसेज आया है। तो उन्होंने मेरे मदर इन लॉ से बात कराई कि अच्छा तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है लो अ, अपनी मदर इन लॉ से बात कर लो। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि हाँ स्तुति पापा सही कह रहे हैं आप नीचे आ जाओ। आई सेड ओके। तो संगत जी कभी घर से ऐसा परिवार बहुत अच्छा मिला, तो कभी मुश्किल से ही कोई चीज़ों को ना कह पाते थे और कभी ना कह भी दिया, उसके बाद किसी ने थोड़ा-सा और पुश करा तो वो ना भी हाँ में ही बदल जाती थी। तो कभी अपनी बात रखने का ऐसे वो नहीं मिला, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ आप लोग कह रहे हो तो कि बेटा जल्दी तैयार हो जा। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि बड़े गुड़गाँव और दिल्ली में मैं जा रही हूँ और वो भी मतलब सत्संग में जा रही हूँ तो मुझे सूट पहनना है। बट मेरे पास ऐसा कोई सूट नहीं है जो बहुत हेवी हो, है ना? तो मैंने कहा मेरे मैं सोच ही रही थी कि मैं कौन-सा सूट पहनूँ, मेरे पास तो कोई ऐसा हेवी सूट है नहीं। संगत जी मेरे साथ चीज़ें अजीब-गजीब सी होने लगी। क्या कि मेरे कानों में आवाज़ आई कि पिंक मर्जेंटा पा ले, पंजाबी में। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कहा मर्जेंटा पा लूँ? मैंने कहा मर्जे और मुझे पंजाबी नहीं आती है संगत जी। तो मैंने कहा मर्जेंटा पा लूँ? मर्जेंटा तो मेरे पास कोई सूट ही नहीं है। तो मुझे वो सूट समझाया गया। तो वो सूट ना तो पिंक में आता है, ना ही वो मर्जेंटा में, लेकिन आप उसे मर्जेंटा ही कहोगे का अगर आप कलर में जाओगे तो। मैंने फटाफट वो कुर्ती निकाली, उसको प्रेस करा ऊट-पटांग। संगत जी वो मैंने पहनी और मैं तैयार हो गई क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती थी। उसी बीच में उनका फ़ोन आया, "स्तुति नीचे आ जाओ।" नीचे गए, हम उनके घर पहुँचे जहाँ पे सत्संग था। संगत जी बाहर मतलब बाहर से डेकोरेशन से लेके अंदर तक का दरबार सारा मर्जेंटा। और मैंने ये नोटिस भी नहीं करा, मेरी मदर इन लॉ कहती हैं, "क्या बात है, मैचिंग-मैचिंग? ये तुम ही ना समझ लें कि तुमने सजावट करी है।" मुझे कोई बुरा नहीं लगा, उन्होंने मेरे साथ साथ मज़ाक करी, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। मैं बैठी संगत जी सत्संग में और मेरी आँखें बंद हुई, आँखों से पता नहीं कैसे अपने आप आँसू बहने शुरू हो गए। और जो मेरे को पहला गाना पंजाबी में समझ में आया वो ये था, कर किरपा मेहरा दे साईयाँ। और वो एक-एक वर्ड मेरे लिए इतना मायने रख रहा था। मैंने कहा गुरुजी ये एक-एक वर्ड मेरे पे जाता है, मेहर कर दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बोल भी नहीं ज़्यादा सबको सकती। घर फैमिली की चीज़ें हैं संगत जी, हर एक फैमिली में होता है, हम नहीं बता सकते। ख़ैर ये कर आके मैं घर आ गई। गुरुजी की कॉल बड़े मंदिर से आने लगी। 1 दिन जाने लगी बड़े मंदिर, 2 दिन जाने लगी, फिर हफ़्ते में ऐसा होने लगा कि 4 दिन जाने लगी। फिर उसके बाद हमारी पूरी फैमिली का बाहर घूमने का कहीं प्रोग्राम बना इंडिया में ही कि घूमने चलते हैं। हम वहाँ गए संगत जी, मेरा वहाँ मन ही ना लगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा क्या हो गया? क्या बात हो गई? चेहरा बहुत अजीब-सा हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे कहते हुए अजीब-सा लगेगा और आपको सुनते हुए अजीब-सा लगेगा। कहते नहीं, नहीं बोलो। तो मैंने कहा ना जाने क्यों मैं बड़ा मंदिर बहुत मिस कर रही हूँ। दिल से खिंचाव ऐसा सच में संगत जी फ़ील करो तो ऐसा कि सच में दिल से कोई खींच रहा है। ऐसा। और मेरा बिल्कुल मन ना करे, मेरे को लगे ये जल्दी से खत्म हो यहाँ का घूमना-फिरना और मैं वापस मंदिर जाऊँ। उस रात मैं सोई हूँ ये कह के और मैंने सपने में देखा कि एक तरफ ओम है और दूसरी तरफ ओमकार और मैं अपनी बहन को लंगर प्रसाद खिला रही हूँ, उसमें रोटी दे रही हूँ अपनी सिस्टर को और मैं कह रही हूँ ये सारी खा लेना, ये गुरु जी का प्रसाद है। और यकीन मानना संगत जी मुझे कुछ पता नहीं है कि गुरुजी के बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद मिलता है, रोटी मिलती है, खाना सारा फिनिश करना होता है, मुझे कुछ लंगर सारा फिनिश करना होता है, मुझे कुछ नहीं पता है। और ये मैं सपने में बोल जाती हूँ। चलो एनीवेज़ सब सुबह उठी तो चेहरे पे बड़ा मुस्कान थी, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी कह रहे हैं अपने घर में सत्संग करो। तो लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद करो क्योंकि हम और जगह देख ही आए थे। कि ऐसे होता है। तो मैंने अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को बोला, उन्होंने कहा, "हाँ, कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं।" आई सेड ओके। हमने करना शुरू कर दिया। तो करने के लिए जब स्टार्ट करी कि हमारे घर में पहला सत्संग है, तो हमें ये नहीं पता था कि कैसा गुरुजी का चोला, कैसा दरबार सजता है। तो हमारे घर के पास एक सुचित्रा आंटी रहती हैं, तो हम उनके घर गए क्योंकि वो करती थीं। तो हमने उनके यहाँ पे देखा चोला, हम गए, हमने फटाफट वैसे ही थोड़ा बहुत अलग डिज़ाइन का बना लिया। संगत जी सत्संग खत्म हो गया। सत्संग के बाद मैं बैठी हुई थी, गुरुजी का मुझे आज भी याद है, बर्थडे है का पता चल गया था कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है और मन में इतनी हलचल मेरे कि गुरुजी आपका बर्थडे करना है, घर पे ना आपका बर्थडे करना है।
तो मैं बैठी हुई थी और गुरुजी का बिल्कुल मंदिर बिल्कुल मेरे घर के सामने था, लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं था, बहुत छोटा-सा स्वरूप मुझे मंदिर से मिला था, बस वही लगाया हुआ था। तो मैं बैठी हुई मंदिर में ही मंदिर के बाहर सोच रही थी कि कैसे कहूँ? ऐसा ना हो कि सब लोग बुरा ही मान जाएँ कि सत्संग पे सत्संग शुरू हो गए हैं। तो अंदर बड़ी बेचैनी, मेरे फादर इन लॉ एकदम से आते हैं, मुझसे कहते हैं, "बेटा अब अगला सत्संग कब?" तो मैं उनको बोल भी देती, लेकिन मेरे हस्बैंड सामने खड़े हुए थे, तो मुझे लगा ऐसा है ना गुस्सा ना हो जाए, फालतू में लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने कहा हाँ, देखते हैं, देखते हैं। अचानक से मैं ये कह ही रही थी संगत जी, मेरे को अब फिर से एक और आवाज़ आती है कि जिसके यहाँ तू चोला देखने गई है, उन्नू बोल कि वो अपने घर में सत्संग रखे। वो सुचित्रा आंटी के यहाँ ही मैं देखने गई थी पहला चोला। तो जैसे ही कानों में आवाज़ आई संगत जी, मेरा रोम-रोम फिर से घबराहट के मारे हिल गया। मैंने कहा ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं मेरे को? तो मैं अपने फादर इन लॉ को बोलती हूँ, मैंने कहा आप मुझे 1 मिनट दो, और मैंने उन आंटी को फ़ोन लगाया। मैंने जैसे ही सुचित्रा आंटी को फ़ोन लगाया ये बोलने के लिए, उससे पहले ही वो मुझे बोलने लगी, "स्तुति मैं ना सत्संग करने की सोच रही हूँ, तुम बताओ मैं कर लूँ क्या?" तो मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा आंटी मैं आपको इसी वज़ह से फ़ोन करना चाह रही थी, पता नहीं आप मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, बट अब भी मेरे कानों में आवाज़ आई और मुझे आपका नाम ढंग से नहीं पता था। तो उन्होंने कहा जिनके यहाँ तू पहला चोला देखने गई है उनको बोलो। कहती सच में स्तुति? मैंने कहा आंटी कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं आप यकीन मानोगे कि नहीं? कहती ठीक है स्तुति रखते हैं। कब रखूँ, कब रखूँ? तो 7 जुलाई को मुझे रखना था, तो संगत जी मुझे थोड़ा-सा लालच आ गया, तो मैंने कहा आंटी आप 6 जुलाई रख लो, 7 को मैं कर लूँगी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं, वो बहुत मैच्योर अच्छी समझदार लेडी, तो उन्होंने कहा ठीक है स्तुति ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड वहाँ से हटे, तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे कर लें? कहते हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग 7 जुलाई को हो गया संगत जी, हो गया। रात की नींद अभी भी वापस नहीं आई। तो मैं रोज़ रात को संगत जी मेरे ना जैसे ही मैं लेटती थी तो मेरे सिर में ना नसों में पेन होता था। तो एक दिन मैं लेटी हुई थी तो मैंने आँखें बंद थी। मैंने ऐसे ही मुझे भी पता भी नहीं था कि अरदास कहते हैं। बट मैं ऐसे ही बोला, मैंने कहा भगवान इतना दर्द है, अगर इतना ही दर्द है तो प्लीज़ मुझे उठा लो वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नींद नहीं आती, बेचैनी सारी रात, रात काटनी मुश्किल। तो मैंने कहा भगवान उठा ही लो, वो ज़्यादा सही है। संगत जी यकीन नहीं आएगा, गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। आँखें बंद में मेरे सिर पे एक हाथ आता है और फिर से एक आवाज़ आती है, कसता है, काटने तो पड़ेंगे ही। और जैसे ही मैं हल्की-सी अपनी आँख खोलती हूँ, तो गुरुजी का येलो चोला दिखाई देता है मुझे। गुरुजी बिल्कुल मेरे बराबर में खड़े, अपना हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ, और वो जो हाथ सिर पे रखा हुआ है ना संगत जी, उस हाथों के अंदर से गरम-गरम जैसे कोई सेक लगा रहा है। और जहाँ-जहाँ मेरे सिर में दर्द थी ना, वहाँ-वहाँ मुझे इतना आराम मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैं उस रात सो गई। उस रात से आज का दिन है, मुझे कभी रातों में ऐसी उलझन ही नहीं हुई कि मुझे नींद नहीं आती। सिर्फ़ ये गुरु की कृपा रही मेरे पे। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, सर्वज्ञ जो मेरे हस्बैंड हैं उनका नाम सर्वज्ञ है, उनकी नानी की डेथ हो गई। तो सारे लोग चले गए और सर्वज्ञ के ब्रदर और सर्वज्ञ मेरे ख़्याल से बॉम्बे में थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अम्मा और पापा, सर्वज्ञ के मम्मी-पापा देहरादून चले गए और मैं घर में अपने बच्चे के साथ अकेली थी। और घर भी क्या था, हम लोग फ्लैट में रहते थे। सारे चारों तरफ फ्लैट होते ही हैं। तो मेरी मम्मी ने मेरे को पता नहीं क्यों बोला, क्योंकि मेरी मम्मी को पता था कि मेरे को रात में नींद ना आने की दिक्कत चल रही है। तो मेरी मम्मी बोली कि रात में फिर तू कैसे रहेगी अकेले? अरे मैंने कहा मैं रह लूँगी, इतना कोई बड़ा घर थोड़ा ना है। बात खत्म हुई, हम लोग मैं अवित्र को अपने बेटे को लेके सो गई संगत जी। सो गई, मुझे भी नींद आनी शुरू हो ही चुकी थी, मैंने आपको बताया। मैं भी अपने बच्चे के साथ आराम से सोई। सोई, ढाई 3 बजे के बाद मैंने एक सपना देखती हूँ कि मैं अपने सपने में अपनी बहन को कहती हूँ कि मेरा जाने का टाइम हो गया है। क्योंकि सपने में ये था, मैंने सपने में देखा कि मेरी मदर इन लॉ सपने में मुझसे गुस्सा कर रही हैं कि मेरी मदर के साथ कौन जाएगा, सर्वज्ञ की नानी के साथ। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा ऐसा ना हो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सपने में ही। तो मैंने उनको बोला मैं चली जाती हूँ। कहती ठीक है।
तो मैं सपने में ही अपनी सिस्टर को बोलती हूँ, मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरा जाने का टाइम आ गया और इस दिन इसको स्कूल जाना है और इस दिन इसको स्कूल नहीं जाना है। तो ये आप देख लेना। कहती ठीक है। और मैंने बकायदा देखा सपने में कि एक जीव जो हम जैसे लोग हैं, जो साँसें ले रहे हैं, उनकी दुनिया अलग है और जो अपनी साँसें पूरी कर चुके हैं, उनकी दुनिया अलग है, वो मैंने प्रॉपर देखा। और मैंने देखा मुझे जाना कैसे है, तो एक छोटी-सी विंडो थी, दोनों दीवारों के बीच में, तो मैंने कहा मैं विंडो से चली जाऊँगी। जैसे ही संगत जी मैं विंडो पार करके सर्वज्ञ की नानी के पास जाती हूँ, वो मुझ पे गुस्सा करती हैं सपने में कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी आई हो वैसी चली जाओ। तो मैंने कहा, "हे भगवान! मैं तो फँस गई, कैसे अब क्या होगा? मतलब मैं वापस जाऊँगी तो सर्वज्ञ की मम्मा गुस्सा हो जाएँगी।" तो मैंने कहा, "नहीं, नहीं, मैं आप ही के साथ रुक जाती हूँ।" मुझसे बोली, "सुनाई नहीं आया, तुम वापस जाओ।" मैं कुछ बोली नहीं, मैंने वही खिड़की फिर से सपने में फाँदी और मैं वापस आ गई। ये देखते ही संगत जी ये सपना दे जैसे ही मैंने देखा, वैसे ही मेरी आँख खुल गई और ये करीब मैं आपको बता रही हूँ कि ढाई से 3 बजे के बीच की बात है। इतने में ही मैं देखती क्या हूँ कि सफ़ेद चोले में गुरुजी बिल्कुल मेरे बराबर में खड़े हैं और मेरी ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फिर से तेज़ हो गई। तो हम लोगों ने ना चादर ओढ़ रखी थी। मैंने अपने बेटे पे और अपने ऊपर रात को। मैं इतनी डर गई संगत जी, मैंने चा अंदर ही मतलब हाथ अपने बेटे का पकड़ लिया और मैं अंदर ना राम, 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 राम करने लगी कि ये क्या हो गया? और इतने में आवाज़ आती है टाइम तो आ गया था। बट पंजाबी में मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती। हले नहीं जाना करके, टाइम आ गया था बट अभी नहीं जाना। और ये मेरे को फिर से सुनाई दिया और मैं इतनी डर गई कि मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और राम, 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 राम करके पता नहीं मुझे दोबारा कब नींद आई, मुझे पता नहीं। अगले दिन जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, मैं सबसे पहले अपने बेटे का अगर स्कूल में आपको पता हो संगत जी वो मिलता है बच्चों का कि इस दिन छुट्टी है, मुझे पता नहीं याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो मैंने वो पूरा निकाला। जो-जो डेट मैंने अपनी रात सपने में अपनी बहन को बताई थी, वो उस डेट पे यकीन मानिए, वो मैंने सारी डेट सही बोली थी। उस डेट पे मेरे बेटे का ऑफ था और जो-जो डेट पे मैंने बोला था मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वो डेट्स पे स्कूल ऑन था। और ये मुझे नहीं पता कि कैसे मैंने ये सारी चीज़ें सपने में बोली क्योंकि उससे पहले मैंने अपने बच्चे का स्कूल का वो खोल के देखा ही नहीं था, जो स्कूल से कैलेंडर्स मिलते हैं। एक ये हुआ संगत जी मेरे साथ, तो गुरुजी ने मेरे को मेरी सेहत ठीक करी, मेरे को मेरी न्यू लाइफ दी। बट सिलसिला इतना तगड़ा चल रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी क्योंकि जो इंसान रातों में ना सोए, जो चीज़ जिस इंसान के पास हो उससे वो चीज़ खो जाए ना, तो उसे पता होता है कि उसकी क्या वैल्यू है। और शरीर का कोई भी अंग हो ना संगत जी, तकलीफ हो तो अच्छी बात नहीं होती, चाहे वो किसी की भी हो। तो मुझे पता ही नहीं था संगत जी उसे सत्संग कहते हैं। मैं जहाँ-जहाँ जाती, वहाँ-वहाँ मैं ये गुरुजी का सत्संग सुना देती कि अरे पता है ऐसा हुआ, गुरुजी आए ऐसे-ऐसे मुझे उन्होंने ऐसे करा और मैं ठीक हो गई और मुझे नींदें आने लगी। तो कि कुछ लोगों को यकीन हो गया, कुछ को नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा ऐसा हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ, नींद तो नहीं आती थी, लेकिन उस दिन से ये सोने लगी है, ये तो पता है। अब बाकी ये क्या कह रही है इतना तो मुझे नहीं मालूम है। नो ऑफेंस संगत जी, किसी को मैं गलत नहीं कहती, ये बस सत्संग का पार्ट है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर वो लोग भी सत्संग सुने कभी, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ कि मैं उनको बदनाम नहीं कर रही। लेकिन संगत सत्संग का पार्ट है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ मुझे नहीं पता मेरे पीठ पीछे क्या बातें होती हैं, लोग करते ही हैं, नेचुरल है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा अपने हस्बैंड के साथ कुछ कन्वर्सेशन चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड बड़े गुस्सा हो गए और वो गुस्से में उठे। उन्होंने मुझसे बोला सही कहती हैं मेरी मामी कि ये पागल हो गई है। तो मैंने कहा मामी कहती है मैं पागल हो गई हूँ? तो मैंने कहा मैं क्यों पागल हो गई हूँ, है ना? ये हरकतें ही आपकी अजीब-सी हैं, खुद देख लो अपने आप को। तो मैं संगत जी चुप हो गई। मैं बोली कुछ नहीं, बहुत बुरा लगा। तो सर्वज्ञ की मदर भी वहीं पे बैठी हुई थी, तो मैंने उनको बोला मैंने कहा ऐसे कहना अच्छा नहीं होता, है ना? कि मैं पागल हो गई हूँ। तो संगत जी वो भी बड़े मुस्कुरा के पता नहीं उन्होंने मज़ाक में कहा, कैसे कहा? उन्होंने कहा क्या ही पता,
कि तुम्हारे घर वालों ने हमें ढंग से बताया कि नहीं बताया कि तुम ठीक-ठाक भी हो कि नहीं? और ये शादी के मैं बता रही हूँ कि मेरा बच्चा भी हो चुका था। मेरी शादी 2008 में हुई है और ये 2012 की बात है। कि तुम्हारे घर वालों ने हमें ढंग से मतलब बताया कि तुम ठीक हो दिमाग से कि निकल्ली हो। तो हमें नहीं मालूम कि तुम पागल ही हमें हमारे बेटे से शादी हुई क्या तुम्हारी? संगत जी ये बात चाहे मज़ाक में थी या कैसे, वो मेरे दिल पे बहुत लग गई। मुझे लगा मैं चलो कोई बात नहीं मुझे बोल दो। हर बार पेरेंट्स को घसीटना अच्छा नहीं लगता, चाहे किसी के भी हों। मैं बोली तो कुछ नहीं संगत जी, मेरे को बहुत दुःख हुआ और ये बात शायद वो भगवान मेरा गुरु जानता था। गुरु जी ही हर चीज़ से निकलने का हम लोगों को उपाय भी देते हैं, है ना? तो काफ़ी जब समय निकल गया ना, तब एक दिन मैं ऐसे ही बैठे हुए सोच रही थी, तब गुरुजी ने बोला टेलीपैथी में कि बुरा की मानना, तूने रसगुल्ला खाया, तुझे पता है रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है। जिसने खाया ही नहीं, तो उसे पता क्या कि रसगुल्ला है क्या? तब मुझे समझ में आया, मैं कहा बात तो सही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो मेरे साथ चल रही हैं, वो सिर्फ़ मुझे ही पता है कि गुरुजी आ रहे हैं, बता रहे हैं, है ना? तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है, संगत जी। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि हे गुरुजी, एक अरदास आपके चरणों में, ऐसा पागल बना दो कि कुछ घरवाले नहीं, पूरी दुनिया कहे तेरे प्यार में पागल हूँ। और जबकि संगत जी मैं कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ़ करने वाले गुरुजी थे। ना मैं पूजा कर रही थी, ना मैं पाठ कर रही थी। हाँ, नियम से मतलब नियम क्या था, गुरुजी बुला रहे थे। गुरुजी बड़े मंदिर जाती थी, सत्संग अटेंड करती थी, ये सिलसिला शुरू हो चुका था। और एक दिन क्या हुआ, यूट्यूब खोला, अचानक से यूट्यूब पे अपने आप ही गुरुजी का सत्संग आया। मैंने वो सत्संग किसी का बस खाली आवाज़ थी, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। वो सत्संग मैंने ऑन किया, तो उसमें साफ-साफ आया, मैं शायद नाम भूल गई हूँ, सुखी आंटी थी या सखी आंटी, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, लेकिन उन दोनों में से किसी एक का सत्संग था और उसपे लिखा हुआ था कि ये सत्संग उन लोगों को सुनाने को गुरुजी का हुक्म नहीं है। लेकिन ये सत्संग आपसे मैं शेयर कर रही हूँ और सिर्फ़ आप तक पहुँचाने का ये गुरुजी का हुक्म है। ये पूरा यूट्यूब पे वो बता रही हैं और मैं ये सुन रही हूँ। वो 1 घंटे का सत्संग मैंने बहुत सुना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा, मैंने वो सत्संग उठाया और शेयर करा अपनी मम्मी को व्हाट्सएप के थ्रू। और मैंने उन्हें फ़ोन करके बोला, मैंने कहा, "आप चेक करना आपको सत्संग मिल गया क्या?" तो उन्होंने कहा, "हाँ, सत्संग मिल गया, मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं अभी नहीं सुन सकती।" मैंने कहा, "जब आपको सुनना हो ना, आप तब सुनना आराम से।" कहती हैं, "ठीक है।" संगत जी, रोज़ बात होती है मेरी अपनी मम्मी से, तो जब बात हुई, तो मैंने पूछा, मैंने कहा, "आपने सत्संग सुना?" तो मुझसे बोली, "वो तो तुमने डिलीट कर दिया।" तो मैं हँसने लगी, मैंने कहा, "मैं क्यों डिलीट करूँगी? मैंने भेजा है, तो मैं डिलीट क्यों करूँगी?" तो मुझसे बोली, "नहीं है सत्संग, तुम दोबारा भेज दो।" तो मैंने कहा, "अच्छा लाओ मैं भेजती हूँ।" संगत जी, मैं जब य दोबारा मतलब फॉरवर्ड पे गई, व्हाट्सएप खोला, सत्संग गायब मेरे उससे भी। मेरे को बड़ा अजीब-सा लगा, मैंने कहा सत्संग कहाँ चला गया? फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मैंने यूट्यूब पे सुना है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्योंकि सारी चीज़ें हिस्ट्री में आ जाती हैं। संगत जी, हिस्ट्री में जाके चेक करा, हिस्ट्री में वो सत्संग ही नहीं। मेरे को खुद लगने लगा कि ये क्या होने लगा है मेरे साथ ना, कि मैंने अच्छे से सत्संग सुना। फिर 2-3 दिन बीत गए, मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा, मुझे नहीं मिल रहा है, जब मिलेगा तो मैं आपको भेज दूँगी। तो मेरी मम्मी कहती है, "कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से भेज देना।" चलो, बात तो वहाँ खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में अटक गई ये बात कि सत्संग गया कहाँ? और मैंने काफ़ी कोशिश करी, यूट्यूब, गूगल पे जा के चेक, मुझे सारे सुखी सखी आंटी के सत्संग मिल गए, लेकिन मुझे वो सत्संग नहीं मिला, जिस पे लिखा हुआ था कि ये सत्संग उनको हुक्म नहीं है सुनाने का, लेकिन गुरुजी का हुक्म है आप तक ये सत्संग पहुँचाने का और आपने सुनने का। वो आज तक मुझे वो सत्संग नहीं मिला है। ये भी गुरुजी की कृपा चल रही थी। फिर उसके बाद संगत जी, घर में हम सत्संग करना शुरू कर ही देते थे। तो मैंने एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और मैंने कमरे में देखा, लाइट आई एकदम से, स्पार्कल जैसी लाइट होती है व्हाइट कलर की। तो मैंने कहा ये कहाँ से आई? समझ में नहीं आया, है ना? मैंने कहा ये क्या है? मुझे मालूम ही नहीं कि गुरुजी लाइट है, भगवान रब है हमारा वो लाइट है। कुछ नहीं पता संगत जी मुझे।
हुँ, तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ये लाइट कहाँ से आई? चलो एनीवेज़, आई और आके चली गई, कोई बात नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, सत्संग था हमारे यहाँ, तो अगले जैसे कल सत्संग है और आज रात को मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा हम लोग मूवी देख रहे हैं। संगत जी, मेरा मूवी देखने में पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगा, तो मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। कहते ठीक है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला ड्राइंग रूम में, मुझे गुरुजी की खुशबू आई, चंदन की और गुलाबों की। तो मैंने कहा अरे गुरुजी आप आ गए? मैंने कहा चलो गुरुजी आपका ही घर है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप रातों में तो सोते हैं नहीं। तो मैं और क्या बोलूँ? बस ये कह के मैं अपने कमरे में चली गई संगत जी, और मैं प्लेलिस्ट चेक करने लगी। मुझे ये नहीं मालूम था कि चुपचाप मेरे हस्बैंड भी आ जाएँगे पीछे से। तो वो एकदम से गुस्से में बोलते हैं, "आप तो कह रहे थे आप तो सोने जा रहे हो, आप तो यहाँ फ़ोन चेक कर रहे हो अपना।" तो सबकी अलग-अलग जर्नी है संगत जी, सब अलग-अलग तरह से कनेक्ट होते हैं। टाइमिंग होता है कनेक्शन होने का। तो मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे ये था कि कुछ नहीं चाहिए आर्ग्यूमेंट्स और कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, बस मैं सोने ही जा रही हूँ। और मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। हमारे घर में कैमराज़ लगे हुए हैं, तो एक कैमरा ड्राइंग रूम में लगा हुआ है और उस सारे कैमरों का कनेक्शन जो जिस कमरे में मैं सोती थी, उसमें वहाँ पे लगा दिया था कि ईज़ी हो जाएगा देखना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो, चलो सोते हैं। तो मैंने कहा इतनी जल्दी आप लोग मूवी नहीं देख रहे? तो उन्होंने कहा इशारों में कि बेटे को जल्दी सुलाना है, मैं बाद में जाके मूवी देख लूँगा। आई सेड ओके। तो मैंने कहा चलो सो जाते हैं। तो हम सब लेट गए, हम सोने मतलब लाइट बंद हो गई, लेट गए। इतने में मेरा बेटा उठता है और मुझसे कहता है, "अरे! आपको पता है मम्मा, गुरुजी ड्राइंग रूम में घूम रहे हैं।" तो मैंने कहा, "हाँ, विच मुझे पता है, चलो आप सो जाओ।" तो मेरे हस्बैंड बड़ा गुस्सा करने लगे कि खुद तो तुम पागल हो ही, बेटे को भी कर दिया है। ये क्या बदतमीज़ी है? कि मैंने कहा सच कह रहा है वो, जब मैं दरवाज़ा खोला था तो गुरुजी ड्राइंग रूम में ही थे। तो उन्होंने कहा, "हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तुम्हें ही दिखाई देता है।" मैंने कहा, "नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिए। मैंने कहा मुझे तो सिर्फ़ खुशबू आई, तो मुझे पता चल गया गुरुजी हैं।" तो सब बकवास है मतलब काफ़ी सुना। मुझे उस दिन बड़ा गुस्सा आया संगत जी। मैंने कहा एक भी चीज़ यकीन नहीं मानी जाती। मैंने अपने बेटे से पूछा, मैंने कहा आपको कैसे पता गुरुजी ड्राइंग रूम में घूम रहे हैं? तो उसने मुझे बोला कि जो कैमरा का कैप्चर है, जो हमारा टीवी वहाँ पे लगा हुआ है, कहते उसमें मेरी निगाह गई तो गुरुजी घूम रहे थे। इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि गुरुजी घूम रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने लाइट जलाई संगत जी। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे आपको बोलना नहीं चाहिए, बट मैं आपको क्या मतलब प्लीज़ मेरी बात रख लीजिएगा। सर्वज्ञ को ये बता दीजिए हम पागल नहीं हैं और मेरा बच्चा भी पागल नहीं है। आप इस टाइम पे घर में ही हैं। संगत जी दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, पूरा बंद नहीं था, दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। दरवाज़ा हल्का-सा हिलता है और पूरे कमरे में गुरुजी की खुशबू फैल जाती है, चंदन की। और मैं और मेरा बेटा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। खड़े मतलब बैठे बैठे हुए थे, हाथ जोड़ बिल्कुल हाथ जोड़ लेते हैं, बैठे हुए रहते हैं। और मैं कहती हूँ थैंक यू गुरुजी आपने बता दिया, और मैं सर्वज्ञ को बड़े ही धाकड़ उससे बोलती हूँ, मैंने कहा आप ये मत कहना कि खुशबू भी नहीं आ रही। तो मुझसे मुस्कुरा के बोलते नहीं खुशबू तो आ रही है, चलो, चलो सो जाते हैं। उसके बाद हम सब सो गए। अगले दिन सत्संग हुआ। सत्संग सुनने लगी, सुनती थी, जाती भी थी। वहाँ पे सत्संग होते थे, तो लोग अपने सत्संग शेयर करते थे, तो पता चलता था। तो पता चला कि सत्संग में जब गुरुजी का कहीं भी सत्संग हो, उससे पहले जाके पहले चले जाना चाहिए। चाहे 5 मिनट या 2 मिनट आप पहले चले जाओ, गुरुजी के आने से पहले। तो मेरे कहीं न कहीं दिमाग में भी ये बैठ गया कि नहीं गुरुजी के आने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। तो घर के पास ही एक प्रीति आंटी रहती हैं, वो उनके यहाँ पे सत्संग था और ज़्यादा दूर भी कोई सत्संग नहीं था, मतलब कि कार से जाना है, ट्रैफ़िक मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब मैं जाने लगी तो मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं कि मैं भी चलूँगी सत्संग में। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है, चलो, चलो। मैंने कहा सत्संग का टाइम ये है तो आप फटाफट तैयार हो जाओ, क्योंकि जाने में पैदल जाएँगे। अंदर ही था मतलब अ, तो मैंने कहा 5 मिनट तो लगेंगे ही यहाँ से वहाँ जाने में, तो मैंने कहा चल लेते हैं जल्दी। लेकिन वो तैयार नहीं हुई। मेरे को अंदर से बड़ा ना बेचैनी कि गुरुजी आ जाएँगे, गुरुजी आ जाएँगे, गुरुजी आ जाएँगे।
फिर मैंने कहा, "अरे आप जल्दी कर लो ना, लेट होना था।" चलो हो गए। सारे रास्ते मैं जितनी तेज़ चल सकती थी मैंने उतनी तेज़ कवर करा और मैंने गुरुजी को सारे रास्ते यही बोलती गई, मैं कहा, "गुरुजी माफ़ कर दो। मुझे पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अब मैं मतलब झूठ तो नहीं बोल रही ना आपसे, आपको तो पता ही है कि वो लेट हो गए और मैं अब क्या करती? अच्छा नहीं लगता छोड़कर आ जाती तो अब मैं क्या करूँ?" जाके ये करके बैठी, माथा टेका, बैठ गई और बैठे अभी संगत जी कहाँ, दरवाजे के ठीक पास मुझे जगह मिली उस बैठने की और उसी ठीक दरवाजे के ठीक बराबर में मेरी मदर इन लॉ चेयर पे बैठी हुई थी और शबद वगैरह सारा चल रहा था और हम सुन रहे थे। तो आपको पता ही है जहाँ भी सत्संग होता है तो दरवाज़ा लॉक नहीं हम लोग करते हैं ना? दरवाज़ा खुला रहता है कि संगत आके माथा टेके और बैठ जाए। संगत जी आवाज़ फिर आती है, "दरवाजे नु देख।" मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं प्रीति आंटी का जो घर का दरवाज़ा है, मैंने उसको देखा, बाकायदा वो दरवाज़ा खुलता है, जैसे हम लोग खोलते हैं मतलब जैसे हम पकड़ के वो खींच नीचे करते हैं, लॉक अनलॉक करते हैं, ऐसे ही वो दरवाज़ा हुआ। उसका जो हैंडल था वो नीचे गया, जैसे हम लोग खोलते हैं, दरवाज़ा खुला, कौन आया किसी को नहीं पता और उसके बाद गुरुजी कहते हैं सामने गद्दी पे देख और गद्दी पूरी जिसे कहते हैं जब हम बैठते हैं तो सिकुड़ जाती है ना, पूरी गद्दी सिकुड़ गई और मैं एकदम से चिल्लाई गुरुजी आ गए। ख़ैर पूरा कंप्लीट हुआ सत्संग, फिर सबने मुझसे बोला स्तुति क्या हुआ था? तो मैंने कहा ऐसे हुआ, तो सबने मुझे बोला कि कोई और भी तो आ सकता है या कोई ऐसे दरवाज़ा खोल के चला गया हो। तो मेरी मदर इन लॉ बोली कि हाँ, हो सकता है, लेकिन ये तो मैंने भी देखा कि हैंडल पूरा नीचे घूमा है, वो तो कोई नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद सबने दर्शन कर ही लिए थे कि वो गद्दी पूरी सिमट गई है करके। एक बार और उनके यहीं पे सत्संग हुआ, मैं प्रीति आंटी के सत्संग में बैठी हुई थी, वो गुरुजी का स्वरूप एक से एक सुंदर-सुंदर स्वरूप लाती थी बड़े मंदिर से उन्हें मिलते थे। तो मैंने स्वरूप देखा, तो मैं स्वरूप देख के बड़ा मुझे अच्छा लगा संगत जी। तो मैं बड़े ध्यान से गुरुजी का स्वरूप देख रही थी। ए एकदम से लगा गुरुजी के लिप्स हिले। तो मैंने कहा है? मैं कहा गुरुजी आपके लिप्स हिले, आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हो बट मुझे समझ में नहीं आया। और वो क्या कहते हैं जो गुरुजी का जो शब्द वाणी चल रही थी वो कब कंप्लीट हुई, कब कौन-कौन सी बज रही थी, कौन-कौन से आए भजन, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा पूरा ध्यान स्वरूप पे और ये कि गुरुजी आपने मुझे कुछ कहा, क्या कहा ये समझ में नहीं आया। फिर मुझे अपने ऊपर ही डाउट होने लगता था संगत जी कि क्या पता मेरा दिमाग का सच में कुछ हिल तो नहीं गया, लोग मुझे ऐसी तो नहीं पागल कह रहे। अपने ऊपर डाउट भी होने लगा। तुरंत शुक्राने के लिए प्रीति आंटी उठती हैं, कहती हैं ये स्वरूप बहुत अच्छा मिला है मुझे, बड़े मंदिर से। गुरुजी पता है अपने लिप्स हिलाते हैं, तो डाउट जैसे ही डाउट आता था, वैसे ही गुरुजी डाउट क्लियर कर देते थे। आई सेड थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। जब मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के, संगत जी, दूसरे दिन ही मेरे को स्वरूप मिला, दूसरी बारी में मतलब। तो वो स्वरूप मिला और मेरे को चरण मिले, लेकिन मुझे स्वरूप बड़ा नहीं मिला। तो एक सब बड़े स्वरूप की सबको लगती है कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिल जाए, है ना? और ये सारी चीज़ें ऐसी मेरे साथ चल रही थी, जो कभी सुनने में बड़ी मतलब मैंने कभी ऐसी सुनी नहीं है किसी से भी कि आवाज़ें आ रही हैं। टेलीपैथी तो सुना है कि होती हैं। तो मुझे ये लगने लगा कि शायद मेरी कहीं पूजा-पाठ काम आ गई है, मेरी बेवकूफ़ी देखिए आप। तो मैंने गुरुजी को क्या बोला, मैंने कहा गुरुजी जब मैं आपके लायक बन जाऊँ, तब आप मुझे बड़ा स्वरूप भिजवाइएगा। संगत जी महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6, 8 मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद मुझसे गलती हो गई है। तो मैं लाइन में लगती थी बड़े स्वरूप के लिए। बड़े मंदिर के बाहर वो बॉक्स बना होता था, वहाँ पे सेवादार सबको देते थे स्वरूप और उन लोगों को ज़्यादा मिलता था जिनके यहाँ पे बड़ा स्वरूप, जिनके यहाँ पे वो होता था सत्संग। तो जैसे ही मेरी बारी आती थी वो कहते थे खत्म हो गया। तो मेरे को बड़ा अटपटा लगा, मैंने कहा अरे! ऐसे कैसे? फिर मुझे मैं कनाडा आ गई संगत जी। कनाडा आ गई, यहाँ रहने लगी। जब रहने लगी तब मुझे अपनी गलती पे एहसास आया। मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी।
मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं तो कितने जन्म भी ले लूं, मैं तो आपके लायक कभी बन ही नहीं सकती। वो तो आपकी रहमत है, आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, आप इतने दयालु हैं कि आपने मुझ पे अपनी मेहर बसा रखी है। और उसको मैं अपना घमंड समझ लो, कुछ भी समझ लो, आ जाता है संगत जी, वो शायद मेरे अंदर एक आ गया था। तो मैं कहा गुरुजी मुझे समझ में आ गया मैं आपके लायक कभी नहीं बन सकती, मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं कहा गुरुजी अब मैं उल्टा बोलूंगी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया होगा ना, तो बड़ा स्वरूप आप अपना भिजवा दीजिएगा, जो आपके मन में आए वो भिजवा देना, वो मेरे सर माथे पे होगा। संगत जी, ये बात मैं बता रही हूँ कि मैं इंडिया छोड़ चुकी थी और मैं कनाडा आ गई थी। मैंने ये बोला, महीना भर भी नहीं ऊपर हुआ होगा, कनाडा में नीति आंटी हैं, उनके यहाँ सत्संग होता है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे गुरु जी के बड़े स्वरूप। तो उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको बड़ा स्वरूप दूंगी। उन्होंने कहा जी मैं ले लूंगा। उन्होंने मुझे फोन किया कि स्तुति, मुझे गुरु जी का बड़ा स्वरूप मिल रहा है। मैं गई तो बहुत अच्छी बात है। तो भी मैं मजाक में बोली, मैंने कहा अच्छा। मैं कहा गुरु जी मतलब मुझे पता है कि भैया, वैसे ये तो कहने की बातें हैं, हमें नहीं पता हम किससे कब गुरु जी से कब जुड़े हैं, लेकिन मैंने ऐसी मजाक में बोला, शायद गुरु जी को पता भी था ये मजाक थी। तो मैंने कहा गुरु जी, भैया तो अभी आपसे जुड़े है ना, मैं तो आपसे पता नहीं कब से जुड़ी, मैंने तो माफी भी मांग ली, मुझे बड़ा स्वरूप नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं गुरु जी मेरी मत सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने माफ कर दिया होगा तो ही बड़ा स्वरूप आएगा। संगत जी, जब गुरु जी को भैया को बड़ा स्वरूप मिल रहा था, तो मेरे हस्बैंड साथ में थे, जो सेवादार दे रहे थे, उन्होंने कहा ये आपके लिए है। सिर्फ कार में दो ही स्वरूप पड़े हुए थे, एक आपका, ये पता नहीं क्यों पड़ा हुआ था, तो आप ले जाइए, आपके नाम का होगा, गुरुजी को आपके घर जाना होगा। तो गुरुजी इतने दयालु हैं कि हमारी छोटी छोटी गलतियों को ऐसे ही हंस के टाल देते हैं। तब मेरे को बड़ा स्वरूप मिला, तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया। एक और सुनाती हूँ संगत जी मैं आपको। जब हम बड़े मंदिर जाना शुरू हो गए, तो मैं अपने बेटे को लेके गई। आगे आपने देखा होगा गणेश जी की, घुसते ही गणेश बड़े मंदिर में गणेश जी का स्वरूप लगा होता है। तो मैंने अविद को बोला, मैंने कहा माथा टेक लो। उसने माथा टेका, तो मुझसे बोलते बड़े सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी। तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं अवित्र, हनुमान जी नहीं है, मैंने कहा गणेश जी हैं, ये मेरे बेटे का सत्संग है। कहता अरे आपको क्या हो गया, ये मेरे फेवरेट हनुमान जी ही हैं। अब संगत जी, आगे भी आपको पता है लाइन लगी रहती है, पीछे भी लाइन है। तो वहां पे एक आंटी खड़ी हुई थी जो सेवा कर रही थी। तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के इशारा करा कि आगे चले जाओ, बाद में पता चलेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या पता चलेगा तो मैंने कहा अच्छा। जब संगत जी बहुत टाइम बाद सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में जाना शुरू हुआ था, तब पता चला कि गुरु जी उन लोगों को वैसी वैसी दर्शन देते थे जिनको लोग, मतलब जिन भगवान को लोग मानते थे। जैसे कोई कृष्ण जी को मानता था, तो गुरु जी, उनको कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं गुरु जी में। तब मुझे लगा अच्छा, मेरे बेटे को हनुमान जी, क्योंकि वो बार बार यही बोलता रहा, हनुमान जी बड़े सुंदर थे। तो तब मुझे बाद में जाके लगा कि अच्छा, हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, तो मेरा बेटा ठीक ही कह रहा है। उसके बाद हम घर आए संगत जी। घर आए तो रात को, शाम को मैं दीपक जलाती थी। और क्योंकि घर छोटा होने की वजह से हम लोगों ने अलग अलग घर लिया था, डीएलएफ फेज 4 और 5 में। तो फैमिली खाना इकट्ठे ही खाती थी। तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ रात का खाना खा रहे थे, और वो वापस घर जा रहे थे कि नहीं हमें सुबह कहीं निकलना है, तो हम घर जाएंगे वापसी में। तो आई सेड ओके। वो लोग चले गए, दरवाजा बंद हो गया। तो वो लास्ट में आपने देखा होगा कि दीपक जलता है तो वो लास्ट की बत्ती डांस करती है ना। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा चलो सुबह स्कूल है, हम फटाफट सोते हैं। कि ठीक है। तो मुझसे बोलते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है मंदिर में। तो बड़ा सुंदर लग रहा था वो नज़ारा, क्योंकि लाइटें बंद थी और सिर्फ दीपक की वो बत्ती की वो रोशनी जली हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो रुक जाते हैं, ये खत्म ही होने वाली है करके। तो मैं और मेरा बेटा वो देखने लगे। जैसे ही देखने लगे संगत जी, जितने भी मेरे मंदिर में देवी देवता की फोटो थी, इंक्लूडिंग गुरु जी, उन सब में से अलग अलग तरह की लाइटें बाहर आने लगी। लाल, नीली, पीली, गुलाबी, पिंक, रेड,
मतलब मैजेंटा इतने सारे कलर, पहले एक आए, दूसरा जाए, एक आए, ऐसे जैसे कोई लाइटें फेंक रहा है और वापस ले रहा है। तो मेरा बेटा एकदम से बोला, ये क्या हो रहा है? हमें अपना दिमाग बहुत लगाना होता है। तो मैंने अपना दिमाग लगाते हुए बोला, मैंने कहा एक्चुअली में बत्ती, जो दीपक की बत्ती है ना, मैंने कहा वो जाने वाली है, मैंने कहा बुझने वाली है। तो शायद उसका रिफ्लेक्शन शीशे पे पड़ रहा है, तो शीशे पे जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो उसमें से लाइटें आती हैं। तो कहता ओके ओके। ये कह के मेरे अपने बेटे को तो शांत कर दिया। संगत जी वो 1-2 मिनट तक चली, लाइटें आना लाइटें जाना, और उसके बाद वो बंद हो गई। मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा चलो सोने चलते हैं। मेरे दिमाग में फिर से मैंने कहा ये लाइटें, रिफ्लेक्शन पड़ता तो जरूर है शीशे पे, और कुछ लाइटें आती भी हैं संगत जी, बट इतनी नहीं आती कि आपको पर्पल भी दिखाई दे, ऑरेंज भी दिखाई दे, ग्रीन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो मुझे तब भी लगा, मैंने कहा ये क्या हुआ संगत गुरुजी, समझ में नहीं आया। नहीं आया, मैंने पूछना ज्यादा जरूरी भी नहीं समझा, जो मालिक ने दिखा दिया उसका धन्यवाद शुक्राना, बस। अगले दिन फिर हम मंदिर में जाके खड़े हो गए। तो जब अगले दिन हुआ शाम को, मैंने कहा मित्र चलो मंदिर में खड़े होते हैं थोड़ी देर, खड़े होके फिर सोने जाएंगे, कि ठीक है। तो संगत जी सबको अपने बच्चों का पता होता है ना। तो मेरे बच्चे ने एकदम से मेरा कपड़ा कस के पकड़ लिया। जैसे ही उसने पकड़ा, मैं समझ गई ये डर गया, क्योंकि वो जिस तरह से पकड़ा उसमें डर था। तो मैंने कहा अवित्र क्या हो गया? तो मुझसे बोलता है कुछ नहीं। आवाज नहीं निकल रही थी मेरे बेटे की। तो मैंने बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा नहीं आप बोलो ना क्या बात हो गई। मैंने कहा आपको डर लग रहा है? कहता नहीं। तो मैंने कहा कुछ तो हुआ। तो मुझे कहता क्या है, कहता है कि गुरुजी का जो स्वरूप है ना। मैंने कहा अभी गुरुजी स्वरूप में थे। मैंने कहा हाँ। कह रहे अब गुरुजी स्वरूप से बाहर आ गए हैं। संगत जी ये सुनते ही ना मेरा गला सूख गया। मैंने कहा क्या? कहता हाँ। तो मैं कहा गुरुजी कहाँ खड़े हैं? तो मुझसे कहता बिल्कुल मेरे बराबर में, वाइट कलर का चोला पहन रखा है गुरुजी ने। मैंने कहा आप देख पा रहे हो? कहता हाँ। संगत जी मेरे ना, ये बताते हुए मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बड़ा अजीब लगने लगा। तो मैंने कहा अवित्र, हिम्मत देते हुए एज अ मदर, मैंने कहा अवित्र इसमें डरने की क्या बात है? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा गुरुजी आगे, और मैंने कहा गुरुजी को हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो। मैंने भी हाथ जोड़ लिए। तो मैंने कहा कह दो गुरुजी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे स्कूल के लिए सुबह जाना है, मैं सोने जा रहा हूँ। जो बच्चे ने मुझसे सुना उसने वही रिपीट कर दिया, गुरुजी मैं जा रहा हूँ, मुझे स्कूल सोने जाना है, स्कूल है सुबह। लेकिन संगत जी मैंने कहला तो दिया और बुलवा दिया अपने बेटे से। मेरे को अजीब लगने लगा, क्योंकि मेरे को यही सुनने में आ रहा था कि तो स्तुति पागल हो चुकी है और बच्चे को भी करने पे लगी हुई है। तो मैंने अब इससे पूछा, मैं कहा गुरुजी अभी भी देख रहे हैं? कहता हाँ देख रहे हैं। तो मैं कहा क्या कर रहे हैं? तो मुझसे बोले स्माइल पास कर रहे हैं और आईज अपनी बंद करके खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और हंसे जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ। हम कमरे में आए, मैं आके अपने बेटे को सुलाया, और रात में लेट के, जैसे नींद तो एकदम से नहीं आती संगत जी किसी को भी, तो मैं ऐसी, मैं कहा गुरु जी क्या मेरा बच्चा सच कह रहा है? मैंने कहा झूठ तो कब ऐसे अभी तक नहीं बोला उसने। अगर सच है तो प्लीज, आपने सारी चीजें क्लियर करी हैं, आप कहीं ना कुछ बता ही देते हैं, सुनने में आ जाता है। गुरु जी ये भी बता दीजिएगा प्लीज, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगले दिन मैंने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा। हमारे घर के पास ही काफी सत्संग होते थे संगत जी। मैं वहां पे गई सत्संग के लिए। वहां पे जब सत्संग कंप्लीट हुआ, तो जिनके घर में सत्संग था वो खड़े होके क्या बोलती हैं कि आज तो गुरुजी ने बड़ी शैतानी करी है मेरे बच्चों के साथ। तो मैं यही सत्संग शेयर करूंगी। तो मैं बड़े ध्यान से सुनने लगी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आए, गुरुजी ने मेरे बेटी के साथ शैतानी करी, और उसको मतलब दर्शन दिए, और स्माइल पास करी, और वो खूब तेज हंस रही है, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे। तो मैंने जब पूछा कि क्या हो गया, तो उसने कहा गुरुजी आए हुए हैं और स्माइल पास कर रहे हैं। मैंने कहा चल झूठी, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, स्माइल के साथ साथ गुरुजी आंखें खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। आप देखिए संगत जी, ये सिलसिला रात को मेरे मतलब गुरुजी के घर में हुआ था, जहां मेरा बेटा, रात में मेरे बेटे ने एग्जैक्टली सेम चीज बोली। सुबह हुई है,
मैं किसी और के स घर में सत्संग के लिए गई हूँ और वही सेम चीज़ वो आंटी बोलती हैं कि मेरी बेटी कह रही है, "नहीं, नहीं, स्माइल के साथ-साथ गुरुजी आँखें खोल और बंद भी कर रहे हैं।" तो अब वो खुद वो बेचारी डाउट में थी कि मैंने सिर्फ़ सत्संग में सुना है कि गुरुजी ऐसा करते हैं बच्चों के साथ। क्या संगत जी ऐसा हुआ होगा? तो संगत जी मैं उस टाइम पे ना हाँ बोल पाई ना बोल पाई उन्हें खड़े होके। बस मैं खुश होके माथा टेक के थैंक यू गुरुजी कह के आ गई कि हाँ, मेरा डाउट मतलब ठीक है, मतलब हम सही पाथ पे चल रहे हैं, थैंक यू गुरुजी, है ना? अ, अब क्या हुआ संगत जी मुझे स्वरूप मिले। स्वरूप लेके मैं अपनी सिस्टर के घर गई, खुशी-खुशी। अ, मेरी सिस्टर बरेली में रहती हैं, तो मुझे लगा मैं इससे ज़्यादा और क्या दूँ? क्योंकि गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, जान ही जान है। मैंने उसे क्या दे देना है गिफ्ट लाके, जो उसके पास नहीं होगा, वो गुरुजी देख लेंगे। ये सोच के गुरुजी का मैं स्वरूप ले गई। उन्हें ये लगा मेरी सिस्टर को जब मैं उनके घर गई स्वरूप लेके कि शायद मैं गुरुजी को अपने साथ मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना भगवान जी को कैरी करके चलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ गुरु भगवान जी की पूजा करते हैं। उन्हें ऐसा लगा। तो मैंने ऐसे उनको बोला मैंने कहा मैं ये आपके लिए लाई हूँ। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। क्या हुआ कि जैसे ही हम उनके घर गए तो मैंने गुरुजी को कहीं आई थिंक लिविंग रूम में या लिविंग रूम के बराबर वाली जगह पे जहाँ मैंने देखा जगह साफ सी है, मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा दिया था। फ्रेम हुआ हुआ था। तो उनको यही लगा। फिर जब नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद मैंने उनको बोला ये मैं आप ही के लिए लाई हूँ। तो मुझसे बोली अच्छा मुझे लगा कि तुम अपने लिए लाई हो, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि इसको सामान के साथ ही रखो, कभी भूल ना जाना जब जाने लगोगी तो। वो तो नेचुरल बोल गई संगत जी, क्योंकि वो सोच कुछ और रही थी। कई बार होता है कि हम सेम पेज पे नहीं होते, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ऊपर-नीचे हो जाती है, कि इंसान कह क्या रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, जबकि उस बोलने का चीज़ें अलग-अलग हैं, है ना? तो मेरे को रात में बहुत लगा, मैंने रात में गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी शायद मेरी सिस्टर ना अ, आपको यहाँ पे रखना नहीं चाहती। तो मैंने कहा गुरुजी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने कहा वो नहीं रखना चाहती होगी ना, तो आप मेरे साथ चलना, मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगी, मैं ही लाई हूँ, मैं ही ले जाऊँगी। और गुरुजी को उस टाइम पे दीवानगी ऐसी चढ़ रखी थी क्योंकि गुरुजी ही चला रहे थे। मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी संगत जी। अगले दिन मेरी सिस्टर उठती है और उठ के गुरुजी का स्वरूप लेके ड्राइंग रूम में लगा देती हैं। तो मुझसे बोली यहाँ पे कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं मैं ले जाऊँगी। मुझसे बोली जब तू मेरे लिए लेकर आई है तो तू लेके क्यों जाएगी? तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा अरे अच्छा! तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, चलो। मैं अपनी सिस्टर के घर से वापस आ गई, अपने घर रहने लगी। मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड हैं वो सीए हैं संगत जी, और फैमिली उसी को कहते हैं, अगर इंसान किसी का बुरा ना चाहे, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोच ले। जैसे हर कोई सोचता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और को सोच रहे हैं कि वो सेकंड आ जाए या हम उसका बुरा। सिर्फ़ अपने लिए सोच रहे हैं कि वो हो जाए, हो सकता हो तो। तो एक दिन मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, जो कि मुझे नहीं पता था। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो, मुझसे कहती है तेरे गुरुजी है ना? मैंने कहा हाँ। कहती उनको बोल दे प्लीज़। तो मैंने कहा क्या बोलना है? कहती उनको ये बोल दे कि मुझे नहीं मालूम है संगत जी, मेरे जीजू सीए हैं और सीए पे भी मेरे ख़्याल से कुछ वोटिंग थी कि कौन हाईएस्ट सीए बनेगा। मतलब आई डोंट नो बेसिकली कि किस तरह की वोटिंग थी, बट वो सीए की वोटिंग चल रही थी कि प्लीज़ अपने गुरुजी को बोल देना, गुरुजी तेरी सारी बातें सुनते हैं कि इनका नंबर आ जाए, ये आ जाए फर्स्ट, मतलब इनका नाम हो जाए। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा नंबर कितने पे चल रहे हैं? तो मुझसे कहती है नंबर 7 पे, 7 नंबर से पीछे हैं और वोटिंग खत्म होने वाली है। तो मैं हँसने लगी। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी, मुझे जो बात करनी होगी वो मैं खुद गुरुजी को बोलूँगी, आपने बोलना है। आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी का स्वरूप आपके सामने है। वो सुनते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं। तो मुझसे बोली कैसे बोलना है? मैंने कहा जैसे मुझे बोल रही है, बिल्कुल वैसे ही बोलना है। तो मुझसे बोली ऐसा हो सकता है? तो मैंने कहा ट्राई करके देख, हो सकता है, क्यों नहीं होगा? फ़ोन काटा संगत जी। मेरी सिस्टर ने जो भी गुरुजी के स्वरूप से के सामने अरदास लगाई होगी, करी होगी, उसके मेरे ख्याल से 1-2 मिनट बाद ही मेरी सिस्टर का दोबारा से फ़ोन आता है।
मुझसे कहती है मान गए तेरे गुरुजी को, और रोना शुरू कर देती है। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरी दिल की अरदास पूरी हो गई। ये मतलब बोटिंग जब कंप्लीट हुई तो बोट सबसे ज्यादा इन्हें मिल गए। गुरुजी संगत जी, कई बार ऐसा होता है, भगवान गुरु करता सबका भला है, लेकिन कई बार अपनी मुझे लगता है भगत की बात रखने के लिए भी मुझे ऐसा फील हुआ उस दिन। होना वही था जो होना है ना? लेकिन मुझे ये फीलिंग आई कि शायद क्योंकि मैंने इतने उससे अपनी बहन को बोला तुम खुद करके देखो, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन मेन है, बीच में कोई नहीं पड़ेगा। तो मैं बीच में कोई पड़ने वाली नहीं होती, अपना कनेक्शन खुद बनाओ जो करना है। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद गुरुजी ने मुझे ये फील कराया है कि मालिक अपने भक्तों की बात भी कभी कभी रख लेता है शायद से। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा मान रख लिया, आपका धन्यवाद। बात खत्म हो गई संगत जी यहाँ पे। फिर उसके बाद संगत जी, मैं यहाँ आई गई थी कनाडा, है ना? कनाडा आई संगत जी, मैं दिल्ली में एक गुड़गांव में एक अंकल आंटी हैं, हस्बैंड वाइफ है। आंटी का नाम कमल है और अंकल का नाम देवेंद्र है। बहुत बहुत अच्छी संगत है गुरु जी की, और गुरु जी भी अंकल आंटी को दिल और जान से प्यार करते हैं। आप ये देखिए संगत जी, मैं यहाँ आ गई, उन लोगों से मेरी फोन पे बात होती रहती थी। आंटी कभी सत्संग करती थी तो मुझे कहती थी स्तुति आज तुझे मिस करा, आज पता है ये हुआ, गुरुजी की बातें चलती रहती थी। आई सेड ओके आंटी। टाइम निकलता रहा संगत जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना कुछ चीज़ों को लेके बहुत बिजी चल रही थी, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती थी। एक दिन मैंने सपने में क्या देखा कि कमल आंटी और मैं, हम दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं और बड़े खुश हैं, क्योंकि हम मोस्टली सत्संग में भी जाते थे, तो बड़े खुश हैं। तो मैंने कहा आंटी कितना सुंदर नज़ारा है। संगत जी बहुत सुंदर पहाड़ देखे, बहुत ही सुंदर। तो हम पहाड़ों के अंदर हैं, मतलब एक तो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के अंदर से निकल रहे हैं, आप देखिए। तो पहाड़ों के अंदर से जब मैं निकल रही हूँ तो मैं आंटी को कह रही हूँ कभी मैं तो सोचा ही नहीं था पहाड़ों के अंदर से भी ऐसे गुजर सकते हैं, मुझे तो लगा बस बाहर से देख सकते हैं या पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं। मैं कि तो बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, कि हाँ स्तुति बहुत सुंदर जगह है। इतनी देर में मैं क्या देखती हूँ संगत जी की खिड़की बनी हुई है पहाड़ के अंदर ही। जैसे ही मैं वो खिड़की खोलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि आंटी मेरे साथ नहीं खड़ी, आंटी सामने वाले पहाड़ पे खड़ी हैं, और वो पहाड़ पूरा स्नो से स्नो में है। और मैं देख के बड़ा ही वो हो जाती हूँ। मैंने कहा आंटी मुझे बिना बताए वहां कैसे चली गई, जाने का रास्ता कैसे है? ये मैं सपने में ही सोच रही हूँ। इतने में मैं क्या देखती हूँ कि आंटी दो लोगों के साथ खड़ी हुई हैं, और जो वो दो लोग हैं, जहाँ तक मेरी समझ आई गुरु संगत जी, वो मुझे ये लगा कि शायद गुरु जी के फरिश्ते या पता नहीं, या जो भी, या गुरु जी, आई डोंट नो। बट वो जो दो लोग थे, उन्होंने दोनों लोगों ने गुरु जी को आंटी को बीच में रख रखा था, और उन्होंने इतनी ठंड में सिर्फ एक सफेद कलर की दुशाला ओढ़ रखी थी, पूरा शरीर पे कुछ नहीं था, सिर्फ दुशाला थी, दुशाला के अलावा कुछ नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो हमें हर चीज, हम इंसान है ना, लालच में पड़ जाते हैं, और वो लालच किस बेस पे जा रहा है वो एक अलग चीज है, चाहे वो भक्ति का है। लालच तो बुरी बला है, भक्ति की भी हो, और चाहे वो आपकी पैसों की, मकान की, गाड़ियों की, है ना, वो भी लालच बुरा ही है। लालच लालच ही है, और वो दोनों साइड से बुरा है संगत जी। तो मेरे को एकदम से लालच आया कि आंटी क्यों, मैं क्यों नहीं, संगत जी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा सुंदर नजारा है, और आंटी को दो लोगों ने बीच में रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है गुरु जी ने अपने उसमें रखा हुआ है आंटी को, चक्कर उसमें, मतलब सेफ जिसे कहते हैं, एक चक्कर बनाया हुआ है कि सेफ है। यहाँ मेरी आंख खुलती है सुबह, मैं खुशी के मारे आंटी को फोन करती हूँ, और संगत जी मुझे नहीं पता है कि लाइफ में किसके क्या चल रहा है, किसी को भी नहीं पता होता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और बहुत इजी सी चीज़ है कि आज के टाइम में सबको शारीरिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत बहुत कॉमन चीज़ है ये। मैंने आंटी को फ़ोन करा, मेरे फ़ोन में अलग एक आवाज़ थी। मैंने कहा आंटी आपको पता है गुरुजी आपको कितना प्यार करते हैं? आज तक मेरे सपने में कोई नहीं आया। आंटी आप मुझे संगत के उसमें आप मुझे दिखाई दी और ऐसा-ऐसा हुआ। मैंने कहा आप देखो बर्फ से मतलब कैलाश पर्वत दिखाई दिया, है ना आंटी? मैं ऐसे अपने वो करने लगी।
तो जब भी हम कभी गुरुजी का सत्संग सुनते हैं संगत जी, या हमें कभी कोई कहता है कि गुरुजी का मैसेज आपके लिए, इंसान एकदम से कूद पड़ता है। और जितना मैं आंटी को जानती थी, तो मुझे तो और था कि आंटी कहेंगी सच कह रही है स्तुति ऐसा? तो आंटी का रिएक्शन बहुत हल्का था कि अच्छा स्तुति, गुरुजी मुझे प्यार करते हैं, चलो अच्छी बात है। कुछ उन्होंने ऐसे कहा, तो मुझे लगा शायद आंटी का मूड ठीक नहीं है, तो मैंने फ़ोन 2-3 बात करके फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखा, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद संगत जी मेरे पास फिर से एक टेलीपैथी होती है। टेलीपैथी में क्या होता है, मैं बैठी हुई हूँ अपनी जॉब पे और मैं घर की तरफ जा रही थी, तो मैं लिफ्ट पकड़ने के लिए जा रही थी। इतने में मेरे को अंदर से ही कोई, मैं किसी से, ना मैं कुछ सोच रही हूँ किसी के लिए, ना मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ, कुछ नहीं था ऐसे। अंदर से आवाज़ आती है, तेरे जीजू का टाइम आ गया। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा हाय भगवान, मैंने ये क्या सुन लिया? है ना? लगता ही है संगत जी। तो मैंने कुछ नहीं करके मैंने व्हाट्सएप पे अपनी सिस्टर को कॉल करा। मेरी सिस्टर ने फ़ोन उठाया, कहती हेलो। जब आवाज़ सुनी तो पता चला मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है। उसका गला बैठा हुआ है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने कहा अरे तबीयत ठीक नहीं है? कि हाँ, ठीक नहीं है। मैंने कहा बोला नहीं जाएगा? कहती नहीं बोला जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा दवाई वग़ैरह लो, आराम करो। और मैंने फ़ोन रखते-रखते ये पूछ लिया, जीजू की तबीयत ठीक है? कहती हाँ, हाँ, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई सेड ओके। फ़ोन कट हो गया संगत जी। मैं बड़ा वो हो गए, इंसान है, बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा मैंने अपने आप से ही अपने आप सोच लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती का। संगत जी 2 दिन नहीं जाते, 2 दिन, और मैंने आपको बताया था मैं अपनी मम्मी से रोज़ बात करती हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए होंगे, मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, क्या हाल है? मेरी मम्मी बड़ा कंट्रोल करते हुए कि सब कुछ ठीक है। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो मेरी मम्मी ने रोना शुरू कर दिया कि बड़े दामाद की तबीयत ठीक नहीं है करके। और इधर 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि मेरे को ये आ गया। मैंने कहा अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊँ कि मुझे ये पता चल गया कि तेरे जीजू का टाइम आ गया। अब संगत जी ये भी सुना ही है सत्संग में, कि माँगो नहीं मानो, है ना? और कोई ज़रूरी नहीं है संगत जी कि जब अपने पे बीतती है ना, तब माँगना-मूँगना मेरे ख़्याल से सब रुक जाता है, बस गुरुजी प्लीज़ सँभाल लो वाली बातें आती हैं। लेकिन मेरी बहन है, गुरुजी उसे भर-भर के खुशियाँ दे। लेकिन संगत जी मैं ऐसे मैच्योर कि मैं गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैंने कहा गुरुजी जो भी होगा सर माथे है, सबको बस सँभाल के रखना। क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो इंटरनली चेंज मुझे हो रहा है, शायद वो हर किसी को ना हो, और मैं बोलूँ भी तो शायद कोई समझ ना पाए। बट मैं चाहती कुछ नहीं हूँ, मैं चाहती अच्छा ही हूँ। सही हो सके तो अच्छी बात है, बट देख लीजिएगा आप। एनीवे संगत जी, इधर मेरी कमल आंटी से बात हुई, बेचैनी बढ़ती जा रही थी, ये लोग गुड़गाँव रुके, हॉस्पिटल पता नहीं कौन-सा था, वहाँ एडमिट हुए। कमल आंटी से मेरी फिर बात हुई। मुझसे बोलती है, "अरे स्तुति परेशान क्यों होती है? मैं अंकल को लेके मंदिर जा ही रही हूँ, मैं वहाँ से जल प्रसाद ला दूँगी, तुम जल प्रसाद पिला देना।" आई सेड ओके आंटी। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा, आंटी आएँगे, जल प्रसाद देंगे, आप ले लेना। संगत जी, मेरे जीजू के लिए बड़े मंदिर से जल प्रसाद आया। जल प्रसाद के साथ-साथ आंटी गुरुजी का स्वरूप लेकर आईं, और उन्होंने वो हैंड ओवर मेरी मम्मी को करा कि ये लीजिए, और वो बिल्कुल नहीं बैठीं और वो चली गईं। तो मेरी मम्मी ने भी मुझे ये बोला शायद आंटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने आंटी को फ़ोन किया, मुझसे बोली स्तुति जल प्रसाद भी दे आई हूँ और गुरुजी का स्वरूप देखो अपने आप ही मिला, मैं वो भी दे आई। मैंने कहा अच्छा आंटी, लेकिन आंटी की आवाज़ में वो बात नहीं थी जो हम पहले मैं सुनती थी, और मैंने सोचा भी नहीं कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। आप सोचो संगत जी, जिस इंसान की खुद की तबीयत ठीक ना हो, गुरुजी उन कमल आंटी को कितना प्यार करते होंगे कि उन्हें खुद मंदिर तक बुलाया, उन्हें भी ब्लेस करा। उनके हाथ मेरे जीजू के लिए जल प्रसाद और स्वरूप भी भिजवा दिया। लेकिन जब हम कुछ चीज़ें जी रहे होते हैं ना संगत जी, जो हमारे साथ चल रही होती हैं, तो हम सोच नहीं पाते। जब हमारी वो हिस्ट्री बन जाती है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हुई। संगत जी फिर उसके बाद
फिर से एक आवाज़ आई कि चल बकश दित्ता। संगत जी मैं समझ गई मेरे जीजू को लाइफ मिल गई है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मैंने फ़ोन किया तो मेरी मम्मी कहती है बेटर हो गया, बेटर हो गया, बेटर हो गया। एक दिन आए अपने घर चले आए, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मालिक। फिर गुरुजी संगत जी कोविड टाइम आया, आपको पता ही है। कोविड टाइम में मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई और मेरी मम्मी ने अकेला ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे पापा पेरिस रहते थे, वहीं से जॉब करते थे, तो मेरी मम्मी ने घर बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, बाहर का भी घर का भी, हमें भी देखना, मतलब बहुत स्ट्रांग लेडी मैं बोलूँगी अपनी मदर को। तो अगर मेरी मम्मी की आंखों से आंसू आया तो समझ लो बहुत ही कुछ बड़ी बात हो गई। तो मैंने अपनी मम्मी को जब फ़ोन पे बात हुई तो मेरी मम्मी रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहती पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और जिस हिसाब से वो रोई, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई लेकिन उनके आंसू बहुत कुछ बोल गए। तो मैंने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है? संगत जी उपदेश देने के लिए बहुत आगे हो जाते हैं हम लोग। मैंने कहा अरे इसमें परेशान ना हो। मैंने कहा जो इंसान आया वो जाएगा भी तो। मैंने कहा वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो मैंने कहा परेशान नहीं हो, ध्यान रखो, जितना रख सकते हो उतना ही कर सकते हो, है ना? और हमें ये भी नहीं पता कोविड है कि नहीं, बस ये है फीवर है, खा नहीं रहे हैं। लेकिन इशारा वहीं जा रहा था कि कोविड पकड़ लिया है शायद से। और मेरी मम्मी को खुद भी फीवर था, उन्होंने ये बात नहीं बताई हमें। आप ये देखिए। खैर, संगत जी बेचैनी, क्योंकि मैं यहाँ कनाडा में थी, अंदर बहुत बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि मालिक से प्रॉमिस करा था, मांगना नहीं है, मानो। अब जब अपने पे पड़ी ना, तब पता चलता है। अब अंदर से इतनी बेचैनी कि अभी गुरुजी बोले बोल बेटे, तो मैं कह दूं गुरुजी सही कर दो, है ना? लेकिन मैं भी अपनी पूरी बात पे अटी रही। बेचैनी अंदर बढ़ती गई, बढ़ती गई। और ये चलता रहा, गुरुजी जो करोगे वो मंजूर सर माथे पे, और जो आया है वो तो जाएगा ही। चाहे अपने हैं, मैं हूँ, ये तो संगत जी निश्चित है ही। और ये हम जो बहुत सत्य वाला सत्य होता है ना, हम उसको कबूलने से इनकार, मतलब मना करते हैं कि नहीं, ये नहीं होने दो। मतलब होना चाहिए, होगा तो, लेकिन अभी ना हो, अभी ना हो। होना तो है ही ना। तो मैंने कहा गुरुजी जैसा मंजूर सर माथे पे, बट बेचैनी अंदर से बहुत थी। वो शायद मेरा मालिक, मेरे गुरुजी समझ सकते थे। रात में सपना देखती हूँ कि मैं अपने घर पहुंच गई सपने में, और मेरे पापा कमरे से बाहर निकल रहे हैं। कमरे से जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो वो चल नहीं पा रहे, तो वो मेरे पे गिर जाते हैं। तो जैसे ही गिरते हैं तो मैं अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती हूँ कि अरे पापा मेरे पे मतलब ढलक गए हैं, तो आप हेल्प करके उनको बेड पे लेटा दो। तो बेड पे जैसे ही लेटाते हैं संगत जी, एकदम से मेरी निगाह अपने घर के बाहर के दरवाजे, घर का जो मेरी मम्मी के घर का दरवाजा है, वहाँ जाती है। आपने संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखा होगा, जिसमें गुरुजी के 3 सर हैं। एक राइट पर, एक लेफ्ट पे, एक स्ट्रेट है, एक तो सामने, एक एंड राइट एंड लेफ्ट पर है ना? मुझे वो स्वरूप गुरुजी का दिखाई देता है जाता हुआ। और इतनी देर में मैं जब गुरुजी को देखती हूँ तो मैं मम्मी को कहती हूँ दरवाजे पे गुरुजी हैं, दरवाजे पे गुरुजी हैं। और इतनी देर में मैं अपने पापा को देखती हूँ तो मैं देखती क्या हूँ, मेरे पापा ने बहुत लंबी सांस ली ऐसे करके। और यहाँ पे सपना फिर से खत्म होता है। अगले दिन मैं अपनी मम्मी को फोन करती हूँ, मैं पूछती हूँ, मैंने कहा तबीयत कैसी है? मेरी मम्मी की वैसे ही है। मैंने कहा फिक्र ना करो। कहती क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा गुरुजी सपने में आए, पापा को लाइफ मिल गई। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे। संगत जी, इंडिया का सुबह मेरी मम्मी से बात हुई है, आधा दिन भी नहीं बीता, मेरे पापा ने जो इंसान खा नहीं रहा था, खाना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया। ये गुरुजी की रहमत है, मालिक की। धन्यवाद गुरुजी आपका, बहुत बहुत। तो ये मेरे पापा का सत्संग हुआ संगत जी। और अब मैं आपको यहाँ का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी हमें गुरुजी के बारे में पता है, हम जानते हैं, हिंदू हैं हम। और अगर हम हिंदू भी नहीं हैं, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो भी हम अवेयर हैं कि गुरु नानक जी कौन है। और क्रिश्चियन, मतलब मुस्लिम, सबका क्या क्या रिलीजन है हमें सबका पता है। भले डीपली ना पता हो लेकिन पता है। लेकिन यहाँ कैनेडियंस के साथ में, मैं बिल्कुल ही कॉलिंगवुड में रहती हूँ, कैनेडियंस के साथ रहती हूँ, बहुत ही कम परिवार है।
जो इंडियंस लोग रहते हैं यहाँ पे। तो मेरे को जॉब मिली संगत जी, जॉब करनी ज़रूरी है, बिना जॉब के बड़ी मुश्किल हो जाता है पैसों का। तो संगत जी जॉब मिल गई, गुरुजी की कृपा से मिली, जॉब शुरू हो गई। तो उसमें एक लेडी का नाम है मरिया, नहीं मार्गरीट, सॉरी मैं गलत कह गई, नाम है मार्गरीट। मुझे उनको देखने की जॉब मिली। उनके साथ क्या हुआ कि वो अ, जब मैंने उन्हें देखना शुरू करा वो 98 की थी, और मैं हेल्थ केयर में काम करती हूँ। तो वो गिर गई। जब वो गिरी होंगी तो उनकी कोई नस दब गई जिससे उनको बोलने में दिक्कत होती थी। तो मुझे उनके लिए हायर करा कि उनकी स्पीच ठीक कराओ। जैसे मैंने पहले भी कहा संगत जी, जो चीज़ हमारे पास होती है और हमारे हाथ से निकल जाए, बहुत दुख होता है। तो जितने भी लोग उन्हें देख रहे थे, सबने मुझे एक ही चीज़ दी, बोली ये औरत ठीक नहीं है बहुत बहुत गुस्सा करती है, बहुत बदतमीज़ है, बहुत ये है। तो इम्प्रेशन कुछ इस तरह का मेरे को पहले से बताया गया था। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ उनसे मिलने के लिए, मेरा फर्स्ट डे था। संगत जी वो सोफे पे बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे देख के स्माइल पास करी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मेरी जॉब उनके साथ शुरू हो गई। अब संगत जी मैं रोज़ पूरा दिन उनसे क्या बातें करूं, किस टॉपिक पे बात करूं, मुझे खुद नहीं पता। और मैं खुद इंसान ऐसी हूं जो मैं अपने आप को ही नहीं हेल्प कर सकती, मैं उनको क्या हेल्प करूंगी, है ना। तो मैं क्या करती थी संगत जी, जब मैं उनसे मिलती थी तो मैं गुरुजी का 5 मिनट का मंत्र जाप होता है, ओम नमः शिवाय, और उसमें ना गुरुजी हर एक चोले में गुरुजी का स्वरूप है। तो वो जब भी मैं उनको लगा के देती थी, मैंने कहा मैं कॉफ़ी बनाती हूँ आपके और अपने लिए, हम दोनों बैठ के पिएँगे, तब तक आप ये सुनो, ये देखो। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि मैं क्यों देखूँ या मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो गुरुजी का मंत्र जाप इतने खुशी से हाथ से मेरे मोबाइल पर करती थीं, और वो गुरुजी को देख के हमेशा बोलती थी हैंडसम, गुड लुकिंग, नाइस स्माइल, किंग। और जब वो ऐसे वर्ड निकालती थीं, वो सारे वर्ड्स क्लियर होते थे। वरना अगर उनसे बोला जाए कि अपना नाम बताओ तो वो बता तो देती थी, लेकिन वो ऐसे बोलती थी म मार गिग ऐसे करके, तो दिक्कत होती थी। तो मैं ये बात बड़ा नोटिस करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैंने उनसे बात करनी शुरू करी। तो इंसान जब बात करेगा तो फैमिली से ही स्टार्ट करेगा। तो मैंने उनसे पूछा आपके कितने बच्चे हैं, तो मुझसे बोली मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरे को बच्चे नहीं हुए। तो मैंने कहा ओह, तो मैंने कहा फिर आपके हस्बैंड, मुझसे बोली हस्बैंड की भी डेथ हो गई है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने भाई बहन है, तो मुझसे बोली कोई भी नहीं है, मम्मी पापा की डेथ हो गई। संगत जी मेरा दिल अकड़ गया, मैं इतनी वो हो गई कि अरे कोई भी नहीं है इस बेचारी का। तो संगत जी मैं जॉब कंप्लीट करके घर आई, सॉरी, घर आके मैंने गुरु जी के स्वरूप को बोला। मैंने कहा स्वरूप के सामने बोला, मैंने कहा गुरु जी कोई है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो हो ना, उस बंदे का ध्यान रखना बहुत अच्छी है। संगत जी रोज का सिलसिला शुरू हो गया कि मैं 5 मिनट सत्संग सुनाती, वो सत्संग कह रही हूँ, मंत्र जाप सुनाती, फिर हम अपना शुरू करते, जो भी क्या बात करनी है क्या है। एनीवेज ये सब शुरू हो गया, मुझे पता चल गया। एक दिन मेरे पास कॉल आती है, कॉल क्या आती है कि ये कोविड के टाइम की बात बता रही हूँ कि आप आज जॉब पे मत जाइएगा। मार्गरेट गिर गई रात रात में, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके बैठ गई। बोली तो मैं कुछ नहीं, मैंने कहा गुरुजी, एक तो मेरी, इंसान सबसे पहले अपना ही सोचता है, मैंने कहा लालच बुरा है। मैं कहा गुरुजी एक तो मेरी जॉब, ऊपर से वो बेचारी अकेली, कोविड चल रहा है, कुछ हो ना जाए, संभाल लेना गुरुजी। कैसे रहेगी, कौन क्या करेगा, क्योंकि हेल्थ केयर आपको पता ही है इंडिया में काफ़ी अच्छा है, बाहर विदेशों में इतना अच्छा नहीं है, और उसका तो वैसे भी कोई नहीं है। ये मैं कह ही रही थी संगत जी, तुरंत दूसरी घंटी बोलती है मेरे मोबाइल पे कि स्तुति आप उसे रिसीव करने आ जाओ, क्योंकि उसका कोई है नहीं तो आप ही उसको रिसीव करेंगी, वो हॉस्पिटल से घर आ रही है जहाँ रहती थी।
मैंने कहा, "हाँ, ठीक है।" मैं फटाफट भागी। मैंने उसको पिक करा। संगत जी, मैं उसको पिक करके मैं ऊपर लेके गई, तो मेरा दिमाग में ये था कि मैं फटाफट से, क्योंकि वो गिर गई है तो मैं उसको हेल्प कर दूँ। तो हेल्प में मैं क्या कर सकती थी कि उसको ढंग से स्पंज कर दूँ, उसको ढंग से कपड़े पहना दूँ, है ना? ये ड्यूटी रहती। तो मुझे लगा कि मैं उसको हेल्प कर दूँ फटाफट कि तेरे को कुछ इन्फेक्शन ना पकड़ जाए। लेकिन वो किसी और ही धुन में एक अलग रूहानी स्माइल लिए हुए बैठी हुई है। मुझसे कहती है, मतलब उसे लग रहा था ये क्या कर रही है तू फालतू का, ये मत कर, लिसन टू मी फर्स्ट। तो फिर मुझे लगा पहले चल मैं इसकी सुन लेती हूँ, फिर ये मेरी बात मान जाएगी शायद से। तो मैंने कहा हाँ, बोलो। तो मुझसे कहती है कि मैं कल 2 बार गिरी। मैंने कहा अच्छा। मुझसे बोली एक बार कमरे में गिरी और एक बार बाथरूम में गिरी। मैंने कहा ओके। कहती जब मैं कमरे में गिरी, तेरे गुरुजी सफ़ेद चोले में खड़े हुए मुझे दिखाई दिए। संगत जी, मुझे लगा कि या तो मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है ढंग से, या ये पता नहीं क्या बोल रही है। मैंने कहा क्या? तो मैंने कहा क्या बोला उन्होंने? तो मुझसे बोली उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ़ मुझे देख के स्माइल पास कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, और वो इतनी खुश थी, मतलब कुछ अलग ही, जिसे कहते हैं कि दुनिया में इंसान पहुँचता है जब ऐसी अद्भुत शक्ति से, भगवान से मुलाकात होती है। वो दुनिया ही कुछ अलग होती है। हम बिल्कुल संगत जी जैसे बचपन में होते हैं कि हमें बताया जाता है कि हम मोह-माया प्रॉमिस कर कर आते हैं कि हम मोह-माया में नहीं पड़ेंगे। देखा जाए तो आज जब हम गुरुजी से जुड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं वो दिखाई देता है कि ये मोह-माया की लाइफ़ चल रही है, ये हमारे गुरु की लाइफ़ चल रही है। तो मेरे हिसाब से तो सचखंड का द्वार ही मालिक है, गुरु ही हैं, और इससे बड़ा क्या होगा। तो जब मैंने उसे देखा तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा? कहती हाँ, कहती है मुझे कुछ नहीं होएगा। तो तू कपड़े मत चेंज कर, कुछ नहीं होएगा, मैं खुद कर लूँगी। तू बस बैठ के ये बात सुन। चलो जी संगत जी, सुना, बहुत अच्छा लगा। मैंने घर आके ये शेयर भी करा सबके साथ। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, क्योंकि वो घिरी थी तो उनके कमर में कभी-कभी दर्द होता था। तो डॉक्टर उनको देखने आते थे या नर्स आती थी, विज़िट करती थी। तो उस दिन मेरे ख़्याल से नर्स या डॉक्टर विज़िट करने में लेट हो गए, तो उनको पेन होना शुरू हो गया। लेकिन मुझे पता था कि जब पेन होता है तो यहाँ पे जो गेहूँ होते हैं ना संगत जी, उसे किसी बैग में डालते हैं और उसको गरम करते हैं और उसकी सिकाई करते हैं, तो उससे आराम मिल जाता है। पेन किलर नहीं देते। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप 2 मिनट रुको, मैं आपको ये गरम करके देती हूँ। और माइक्रोवेव में गरम करना था 1 मिनट के लिए। पता नहीं कैसे गलती से संगत जी, मुझे पता भी नहीं था, मेरी फर्स्ट टाइम था, मैंने 1 मिनट से ज़्यादा कर दिया, मुझे ये नहीं मालूम था गेहूँ बहुत जल्दी गरम हो जाते हैं। गेहूँ गरम हो गए, गेहूँ ने आग पकड़ ली, और वो जिस बिल्डिंग में वो थी, उस बिल्डिंग में पूरा, मतलब वो 2nd फ्लोर पे थी और बिल्डिंग 4th फ्लोर तक जाती है। और जब वो आग पकड़ी तो जैसे ही धुआँ निकला, अ, यहाँ के फायर वो बोलने लगे टी, 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 टी। संगत जी, मैं बहुत डर गई, क्योंकि सबसे पहले तो जॉब, ऊपर से वो मेरे साथ, और वो भी वो व्हीलचेयर पे। मैंने फटाफट उनकी व्हीलचेयर बाहर निकाली, इतने में लोग आ गए और स्टाफ आ गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने इशारों में बोला कि आग लग गई है। तो उन्होंने फटाक से क्या करा, कमरा उनको बाहर निकाल के ए एग्ज़िट करवाया और कमरा बंद कर दिया। पंकज जी, मेरे बहुत ज़्यादा हाल खराब हो गए हैं। इसलिए नहीं कि मुझसे कोई गलती हो गई, वो तो हो ही गई। इसलिए कि बिल्डिंग 4th फ्लोर तक है, क्या होगा? और मुझे कोई ज़्यादा अंदाज़ा था नहीं, तो मैंने गलती से और क्या करा, खिड़की खोल दी कि शायद यू नो अ, हवा से कुछ हो जाए। तो वो खिड़की खोल गई, पता चला फायर विकेट आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। ना करते-करते संगत जी 4 फायर विकेट, और कमरे में मैं ही थी उनके साथ, तो मुझे रिपोर्ट भी देनी थी कि क्या हुआ, और मेरे हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मैं कहा गुरुजी, किसी को कुछ मुँह मत देना, कैसे निकालेंगे इतने सारे लोगों को? क्योंकि लिफ्ट रुक जाती है, सीढ़ियों पे इतने लोग कैसे जाएँगे, क्या होगा? बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बेचैनी। पता चला 4-5 घंटे लगे चीज़ों को नॉर्मल होने में। जब चीज़ें नॉर्मल हो गईं, किसी को कुछ बताया नहीं गया, तो फायर ब्रिगेड में जो मेन बंदा होता है, जो मतलब हर टीम में एक बंदा होता है कि लीडर है, मतलब सब टीम उनकी सुनेगी या जो भी, है ना? तो उन्होंने मेरे को बुलाया, और जिस बिल्डिंग में मैं काम करती थी, उनके सीईओ
वो भी बैठे हुए थे कि आप यहाँ आ जाओ। हुआ क्या? तो मैंने जो-जो हुआ मैंने बता दिया। मैं कहा शायद मेरे से गलती से बटन ज़्यादा दब गया। तो वो मुझसे बोलता है बात तो सही है। जिस हिसाब से फायर विकेट गई हैं और जिस हिसाब से पानी गया या हमने इतनी मेहनत करी, आग तो एक भी नहीं लगी और धुआँ ऐसे निकल रहा था, इतना धुआँ निकल रहा था कि पूरी की बिल्डिंग गई आज तो, हम नहीं बचा सकते। तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हम तो खुद फायर विकेट में मतलब हम खुद काम करते हैं ना, हमें पता है। आप हमें बताओगे ये तो आपने कैसे आग लगाई? ये क्या हुआ क्या है कि आग है नहीं और धुआँ ही धुआँ, धुआँ तो कैसे निकलेगा? जब आग होगी तभी तो निकलेगा ना। तो मैंने कहा पॉइंट तो है बट मुझे पता नहीं। मैंने कहा आप कह सही रहे हैं कि आग होगी तो ही धुआँ निकलेगा, बट आग नहीं है। और उसी तभी बैठे-बैठे मैंने गुरुजी का शुकराना करा। तो उन्होंने कहा ये पहली बार हुआ है हमारे साथ। तो मैंने सॉरी बोला। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक एक्सीडेंट था, आपने कोई जानबूझ के थोड़ी करा है। सिर्फ़ आपको इसलिए बुलाया गया है ये बताने के लिए कि 4 से 5 घंटे लग गए, इतनी फायर विकेट लग गई है। हमने पानी नहीं छिड़काव करा लेकिन हमारे रेत डाली उन्होंने जगह-जगह। लेकिन ये बात समझ में आई नहीं कि बिना फायर के इतना बुरा हाल कैसे हुआ है? क्योंकि लोगों ने वीडियो तक बनाई है बाहर से। कौन कर सकता है संगत जी? गुरुजी पल-पल जानते हैं। जॉब बचाई उन्होंने मेरी। मेरे साथ-साथ संगत जी बहुत लोगों की लाइफ़ को सेव किया। 4th फ्लोर पे मतलब कि सोचना अगर क्योंकि बिल्डिंग में मैं थी, हमें पता होता है सारी लिफ्ट्स बंद हो जाती हैं। लोग इतने बुड्ढे 98 इयर्स की तो मैं वो लेडी ही बता रही हूँ। कैसे बेचारे नीचे उतरते, कितने मतलब कितना हो प्रॉब्लम में सारी चीज़ें आ जाती। सब कुछ गुरुजी ने सेव करा, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का मैं सत्संग सुनती रहती थी संगत जी। बस में जाती थी तो 1 घंटा लगता था जॉब पे पहुँचने के लिए। जॉब से घर आती थी तो 1 घंटा 45 मिनट्स ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब। तो मैं क्या करती थी गुरुजी का सत्संग सुनने शुरू कर देती थी। तो सत्संग सुनती थी तो सत्संग में सुनने में आया कि गुरुजी ना किसी को भी फ़ोन कर देते थे। गुरुजी के पास फ़ोन नहीं होता था बट फ़ोन पहुँचता था। मेरे को भी लगा कि हम पीछे क्यों हटे? तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या बात है? आप सबको फ़ोन कर सकते हो, मेरे को फ़ोन नहीं कर सकते क्या? मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि आप मुझे फ़ोन करो। मुझे भी आपकी बात सुननी है, मुझे भी आपसे बातें करनी है। तो मैंने बोला संगत जी और मैं भूल गई। 3-4 दिन ही हुए होंगे। मार्गरीट जिसकी अभी मैं सत्संग सुना ही रही हूँ, उसके लैंडलाइन पे फ़ोन आता है। मैं फ़ोन उठाती हूँ क्योंकि वो बोल नहीं पाती और उसने मुझे सारा बता ही दिया कि फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, राइट? तो अब मुझे ये पता था उसकी 2 फ्रेंड्स हैं। उसकी फ्रेंड्स उसको विज़िट करने आती हैं कभी-कभी, वो मुझे मालूम था। तो जब मैंने उठाया तो फ़ोन पे बहुत रूहानी आवाज़, शुकराना गुरुजी का। मैंने फ़ोन उठाते मैंने कहा हेलो, वहाँ से आवाज़ आती है आप स्तुति बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ जी, स्तुति आप बहुत अच्छा जॉब कर रही हैं। मुझे लगा संगत जी किसी सीनियर का कोई रिपोर्ट जैसे पहुँच जाती है कि स्टाफ कैसा काम कर रहा है, शायद एप्रिसिएशन का कोई कॉल आया मेरे लिए। तो मैं बड़े उससे मैं कहूँ थैंक यू सर कि स्तुति मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आप जैसे हैं, आप वैसे ही रहें। मैंने कहा जी ठीक है सर। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल ही कहीं अपोज़िट साइड पे कि किसी ने मेरी बहुत अच्छी-सी वो कर दी है। स्तुति मेरे को ना मार्गरेट से बात करनी है। आप मेरी उससे बात करवा दोगे? मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल। ना मैंने पूछा कौन बोल रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। तो मैंने होल्ड पे करा। मैंने कहा मार्गरेट आपसे कोई फ़ोन पे बात करना चाहता है, आप बात कर लो। कहती ओके। उसने फ़ोन लिया, उसने हेलो करा। 2 मिनट मुश्किल से बात हुई होगी और मुझसे कहती है मैं नहीं जानती ये कौन है, फ़ोन काट दो। तो मैंने कहा नहीं ऐसे फ़ोन नहीं काटो, मैंने कहा पूछ लो कौन है अगर आपको नहीं पता चल रहा। तो मुझसे बोलती है नहीं, नहीं मैं नहीं जानती हूँ, तुम पूछो कौन है? मैंने फिर से फ़ोन लिया, मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा मुझे आपको परेशान करते हुए अच्छा नहीं लग रहा लेकिन आप प्लीज़ बताएँगे आप कौन बोल रहे हैं? कहते हैं हाँ, हाँ, मार्गरेट को बोलो कि मैं मार्गरेट का फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने एग्ज़ैक्टली सेम वही पास कर दिया। मैंने कहा मार्गरेट आपका पहला फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है। तो मुझसे बोली मेरा कोई पहला फ्रेंड नहीं है, पूछो कहाँ? तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सॉरी वो बात करना कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है वो
नहीं समझ पा रही है मेरे को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा मार्गारेट ये पूछना चाह रही है कि आप उससे कहाँ मिले? तो उन्होंने कहा कि मैं उससे मैं उसका चर्च जब वो पहली बार चर्च आई थी, मैं उससे चर्च में पहली बार मिला था। तो मैं उसका चर्च का पहला दोस्त बोल रहा हूँ। और संगत जी मैं तो भी नहीं समझ पाई। मैंने कहा अच्छा ओके। तो मैंने मार्केट को बोला, मैंने कहा जब आप फर्स्ट टाइम चर्च गई थी ना? कहती हाँ। तो मैंने कहा उस चर्च में आपका पहला दोस्त जो था, मैंने कहा वो बोल रहे हैं। मैंने कहा वो आपसे बात करना चाहते हैं, ये लो आप बात कर लो। मार्केट ने ओके करा, मेरे से फोन ले लिया। फिर एक दो बात हुई, और तीसरी बात पे मुझसे कहती है फोन काट दो, मैं नहीं जानती हूँ उसको कौन है। मैंने कहा मार्केट में ऐसे कैसे फोन काट दूँ ना? फिर मैंने फोन लिया। मैंने कहा सॉरी सर, वो आपको पहचान नहीं पा रही है, अगर आप माइंड ना करें तो क्या अपना आप नाम बता सकते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला मैं टॉमी टॉम बोल रहा हूँ, इसकी जो फ्रेंड है जो मुझे पता था कि विजिट करती है, उसका हस्बैंड। अब सो देखो शायद पहचान जाए तो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपकी फ्रेंड का जो हस्बैंड है उसका नाम ये है? कहती हाँ। मैंने कहा वो बोल रहा है? कहती ओके ओके। फिर उसने 2 मिनट बात की, 2 मिनट भी बहुत बोल रही हूँ संगत जी, मतलब एक दो वर्ड्स हुए होंगे। फिर मुझे पकड़ा देती है, कहती है कि नहीं, ये है ही नहीं वो, मैं नहीं जानती कौन है, और अब तुम फोन पे बात करके फोन काट दो, बस मैं नहीं करूंगी अब बात। तो फिर मैं हंसते हुए मैंने फोन फिर लिया। मैंने कहा सॉरी, वो बात नहीं करना चाह रही है। और इतनी रूहानी आवाज संगत जी कि कोई बात नहीं, मुझे पता है वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही। आप मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज मार्गरेट को पचा बता दीजिएगा, वो अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हमेशा हूँ। वो जब जब मुझे याद करेगी ना, मैं तब तब उसके पास पहुंच जाऊंगा। संगत जी इतना बड़ी चीज उन्होंने मुझे बोल दी, और मेरे समझ में भी नहीं आया कि किसका फोन आया। मैंने कहा जी बिल्कुल बोल दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं भी क्या बात करूं, जब वो यही डिनाई कर गई तो मैंने क्या बात करनी है। तो मैं कहा जी बिल्कुल बोल दूंगी, थैंक यू सो मच आपने फोन किया, कि कोई बात नहीं। और स्तुति आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप ये आपकी ये बात जो हुई है हमारी, ये आप हमेशा याद रखेंगी। ये करके फोन कट गया। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा संगत जी, मैं क्यों याद रखूंगी, है ना? तो मैंने हाँ जी करा और मैंने फोन काट दिया। अब 2 दिन बाद इसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि अब अगर आप माइंड ना करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप मार्गरेट को नीचे ले आओगे मिलाने के लिए? तो मैंने कहा हाँ ले आऊंगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं उसको नहीं, मार्गरेट को नीचे लेके आई। हम लोग गार्डन में बाहर बैठे हुए थे, तो मार्गरेट की फ्रेंड आई। तो फ्रेंड जो थी वो अपनी बेटी को लेकर आई इस बार। तो उसकी बेटी मुझसे बात बात करती रही, करने लगे। तो एकदम से मुझे याद आया कि अरे तुम्हारे पापा का फोन आया था। तो उसकी मदर ने बोला, जो फ्रेंड थी मार्गरेट की, उसने बोला कि काश हमारे साथ टॉम भी होता तो मजा आता। तो एकदम से मैं बोलती हूँ, मैंने कहा हाँ जी हाँ, मैंने कहा अभी उनका 2 दिन पहले फोन आया था। तो वो लेडी ना मुझे बड़े गुस्से में देखने लगी, कहती किसका फोन आया था? मैंने कहा आपके हस्बैंड का। तो मुझसे बोली अच्छा, मेरे हस्बैंड का फोन आया था? तो मैंने कहा हाँ। तो वो उसने कुछ अलग ही बॉडी लैंग्वेज और लुक दिया। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। तो मैंने कहा माइट बी। फिर अंदर से लगा कि नहीं, नाम तो सेम ही था। मैंने कहा यही नाम था? कि हाँ। तो मैंने कहा डेफिनेटली वो उन्हीं का फोन था। तो उनकी बेटी मुझसे पूछती है कि क्या बात हुई? तो मैंने कहा उन्होंने मुझे बोला कि मैं मार्गरेट का फर्स्ट फ्रेंड हूँ। तो उसकी बेटी बोलती है हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। मार्गरेट मेरी मम्मी की फ्रेंड नहीं है, मार्गरेट मेरे पापा की फ्रेंड थी, और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो मैंने कहा हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। कहती और क्या बात हुई? तो मैंने कहा उन्होंने ये बताया कि वो कहाँ मिले। तो उन्होंने कहा कहाँ मिले? संगत जी, गुरुजी जाने, मेरे मुंह से चर्च निकलना था, पता नहीं गुरुजी ने क्या करा, मेरे मुंह से चर्च की जगह जिम निकल गया। और ये फील मुझे हुआ कि मैं चर्च कह रही हूँ, निकल जिम रहा है, और ये कैसे हो सकता है? तो मेरे मुंह से जैसे जिम निकला तो मैं चुप हो गई। तो वो मुझसे बोली ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तुम्हें कैसे पता कि मेरे पापा
मार्गरेट के फर्स्ट फ्रेंड हैं और ये लोग पहली बार जिम में ही मिले थे। और संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या? कहती हाँ, ये तुम्हें कैसे पता? अब मैं संगत जी कैसे कहती कि मुझे चर्च कहना है बट जिम निकल गया मेरे मुँह से। तो मैंने कहा कि पता नहीं, जो सुना मैंने वो बोल दिया। क्योंकि बात-बात पे मेरे को अपनी जॉब याद आ जाती थी संगत जी। तो मैंने कहा जो मैंने सुना वो बोल दिया। मुझसे बोली तुम्हें पता है मेरे पापा कहाँ हैं? मैंने कहा नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं। तो मुझसे बोलती है 1 सेकंड रुको, हम कल वहीं से होकर आए हैं। संगत जी वो फ़ोटो दिखाती है। उसके फादर की डेथ को हुए 1 साल हो गया था। आप सोच नहीं सकते संगत जी, मैं उसने मुझे वो पूरी फ़ोटो दिखाई कि कल मैं अपने पापा से मिलने गई। ठीक 1 साल हुआ है मेरे फादर को और आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया। संगत जी उस टाइम पे मैं बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे दिमाग काम करना बंद कर गया। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही और मैं एकदम से उठी और मैंने बहुत ही मुझे नहीं करना चाहिए था शायद से रूड तो नहीं मैं बोलूँगी बट मेरा बिहेव ठीक नहीं था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया एकदम से क्या हो गया। तो मैंने कहा वो मार्केट के टाइम्स खत्म हो गए हैं मिलने के, तो मुझे उसको लेके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि उसका सपर टाइम है। तो मुझे वो हैंडओवर करना है, मुझे घर जाना है वापस। तो कि ठीक है, अब बाकी बोला मैंने सब कुछ सही था, संगत जी सपर टाइम ही था, लेकिन टाइम मिलने के खत्म हो गए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया था, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। उसके बाद मैं सारे रास्ते यही सोचती आई क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ा, मैं कहा गुरुजी क्या हुआ? टेलीपैथी हुई गुरुजी संगत जी, बहुत अच्छे से। तूने ही तो दसा था, फ़ोन पे बात कर ले, अब पूछ रही है कि हुआ? ढंग से सोच पूरा सत्संग की हुआ। संगत जी मैंने वो सत्संग वर्ड टू वर्ड लिखा, फिर उसको समझा, फिर मुझे समझ में आया कि सारी बात तो बोल गए, मुझे फिर भी नहीं समझ में आया। ये है मालिक, संगत जी देने के लिए बहुत कुछ बैठे हुए हैं, लेकिन हम लेने के लिए हमारा दिमाग वो समझने के लिए है ही नहीं। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ कि हम चाह के भी गुरुजी की धूल भी बन जाए ना, बहुत समझना संगत जी। फिर संगत जी ये मार्केट का हुआ सत्संग कंप्लीट। सारी संगत को सारे स सब सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग सुना।